तो डेटा स्ट्रक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? स्टैक। स्टैक है क्या एक्चुअली? स्टैक एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर कि हम एलिमेंट्स को, डेटा को स्टोर करते हैं और फिर अपने यूज के अकॉर्डिंग रिट्रीव करते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैक का एक खासियत क्या है? खासियत बोलो, एडवांटेज और डिसएडवांटेज व्हाटएवर। एक इसका प्रॉपर्टी समझो क्या है कि स्टैक को हम अपने अकॉर्डिंग जनरली यूज नहीं करते हैं। कर सकते हैं, अपने यूज के अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग नहीं करते हैं। तो भाई कौन करता है इसका यूज? इसका यूज होता है प्रोग्राम में, बहुत हैवी यूज होता है। कहां पर? रिकर्सन में। बहुत पहले जब हम रिकर्सन बताया करते थे उस समय क्या बोलते थे कि रिकर्सन में क्या यूज होता है? रिकर्सन में स्टैक यूज होता है। मतलब क्या? प्रोग्राम ऑटोमेटिकली खुद ही पुश पॉप का कोड जनरेट करके खुद से यूज करता है। कब पुश करना है, कब पॉप करना है। मतलब पुश मतलब क्या हो गया? पुश का सिंपल मीनिंग हो गया कि इसमें एलिमेंट्स को रखना, स्टोर करना। इसको क्या बोलेंगे? इस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं पुश ऑपरेशन। तो एलिमेंट्स को स्टोर करना और यहां से एलिमेंट्स को रिट्रीव करना, एक्सेस करने का क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, पुश मतलब कि स्टोर कर रहे हैं, पॉप मतलब यहां से बाहर निकाल रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, जनरली ये जो पुश और पॉप है, जो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में जो भी फंक्शन यूज कर रहा होता, जो भी फंक्शन रन करेगा, वो ऑटोमेटिकली इसका पुश और पॉप ऑपरेशन का कोड लिखकर यहां से एलिमेंट्स को इसमें स्टोर करेगा, यहां से रिट्रीव करेगा। हम लोग जनरली नहीं करते हैं। मतलब क्या? यूजर्स जनरली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज नहीं करता है। ये कौन करेगा? प्रोग्राम करेगा। यूज इसका बहुत ज्यादा है। प्रोग्राम हमेशा ही मोस्ट ऑफनली यूज करेगा, स्टैक को यूज करता है। जब कभी भी रिकर्सिव प्रोग्राम रहे, रिकर्सिव मतलब क्या होता है भाई? मान लो एक फंक्शन ए है, इसके अंदर में कुछ लाइंस ऑफ कोड है और इस कोड के बीच में सेम ए फंक्शन रिपीट हो गया है। यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक ए को रन करना था। ए एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, यहां से लेकर यहां तक रन करना था, तो इसके बीच में फिर से ये फंक्शन एक बार आ गया है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन रन किए, फिर से ये रन कर रहा है। इसको जब रन करेंगे तो इसके अंदर में इसका कोड क्या होगा? ये का सेम यही कोड होगा, फिर से ये रन करेगा। कब तक? जब तक कि इसमें जो पार्टिकुलर कुछ टर्मिनेशन कंडीशन भी दिया रहेगा। इसमें टर्मिनेट करने के लिए कहां पर फंक्शन को एंड करना है, टर्मिनेट करने के लिए कुछ कंडीशन भी दिया रहेगा। जैसे मान लो यहां पर n का वैल्यू 50 अगर ले लेते हैं, n का वैल्यू 50 ले लेते हैं, इस बीच के कोड में क्या कर रहे हैं कि n माइनस माइनस कर रहे हैं। ठीक, n को हम माइनस माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई? यहां से रन कर रहा है, n का वैल्यू अभी 50 है, फिर माइनस माइनस हुआ तो 49 हो जाएगा वैल्यू। फिर उसके बाद जो ये फंक्शन कॉल होगा उसमें 49 पर ये फंक्शन काम कर रहा है, उसके बाद फिर से माइनस होगा, 48 हो जाएगा, 47, इस तरीके से वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। और एक फंक्शन क्या लिख देंगे, एक लास्ट में इस फंक्शन के अंदर में एक स्टेटमेंट क्या रहेगा? इफ n इक्वल टू 0 तब एग्जिट करना है। अगर n इक्वल टू 0 रहे तो इस कोड से बाहर आ जाना है, एग्जिट कर जाना है। ठीक है, जो भी आउटपुट रहे, जो कुछ आउटपुट रहेगा बाहर आ गया। मतलब एक रफ आइडिया जो बता रहे हैं रिकर्सन का, जो इस तरीके का ही कोड रहता है। मतलब कि फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है अगेन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। रिकर्सन का बेसिक मीनिंग यही है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जो फंक्शन को हम कॉल किए हैं वो फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है। कब तक कॉल कर रहा है भाई? जब तक कि टर्मिनेशन कंडीशन फुलफिल ना हो जाए, जब तक कि टर्मिनेशन कंडीशन नहीं आ जाए। टर्मिनेशन कंडीशन बोलो या फिर एलिमिनेशन कंडीशन बोलो, कोई भी कंडीशन है, सेम इस टाइप का ही कुछ कंडीशन गिवन होगा। इस टाइप का कुछ कंडीशन होगा, मान लो वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, या फिर इंक्रीजिंग में भी रहे, इंक्रीज भी करे। मान लो 50 है, हम क्या बोल दिए, n अप टू 1000 जाएगा, तब तक इस फंक्शन को रन करना है। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन का क्या यूज है वो फंक्शन में लिखा हुआ है। फंक्शन के स्टेटमेंट्स में क्या है, इससे क्या यूज है, क्या काम कर रहा हो, तो लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो सेम यही काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले हम लोग एवीएल ट्री पढ़ रहे थे ना, तो एवीएल ट्री में क्या था, बहुत सारा ऐसा नोट था। तो क्या होता था, पहले इसको विजिट करते थे, फिर यहाँ विजिट करते थे। सब नोड को जब विजिट कर लेंगे, क्या है, एक नोड को विजिट करते हैं, सेम किसी पार्टिकुलर फंक्शन के थ्रू करते हैं,
वैसे ही सेम वे में जितना भी नोड्स है हम सबको अगर विजिट कर लिए और नोड्स ओवर हो गया, सबके सब नोड विजिटेड हो गया, तो क्या करेंगे, फंक्शन का काम खत्म हो गया। जो भी पर्पस था इसका विजिट करके, या तो इसके डेटा को मॉडिफाई करना था या फिर डेटा को चेक करना था, कुछ कोई भी फंक्शन था, कुछ भी काम कर रहा था वो, ठीक है। एक फंक्शन था कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए यहां पर अप्लाई किया गया था। और जब सबका उसका काम जब हो गया तो क्या करेगा, फंक्शन ओवर हो जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर यहां रूट में बोलो या लेफ्ट सब ट्री का रूट में बोलो या कोई भी पर्टिकुलर नोड में फंक्शन तो सेम ही था, तो यही रिकर्सन है। और इसके चलते ही क्या होता है, हम स्टैक को यूज करते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छा यूज है, ठीक है। स्टैक नहीं होता, इस काम को करने के लिए इसके लिए फंक्शन एक लिखना पड़ेगा, इसके लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, इसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे, बहुत सारा फंक्शन लिखना पड़ेगा हम लोग को, जो कि बहुत टफ है। ऐसे क्या है, स्टैक रहने से क्या हुआ, एक बार फंक्शन लिखे, रिकर्सिव प्रोग्राम लिखे, वो अपने आप ही काम कर रहा है, एक ही बार लिखना है। अगर 1000 टाइम्स अगर सेम काम को करना है तो 1000 टाइम्स कोड ना लिख करके एक बार ही कोड लिख दिए रिकर्सिव प्रोग्राम में, वो अपने आप इवैल्यूएट कर लिया, जो भी फाइंड आउट करना था उसको, जो भी आउटपुट चाहिए था हम लोग को एक बार में मिल गया। 999 टाइम्स तो सेव हुआ टाइम ना, उतना टाइम कोड लिखने का, ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो रिकर्सन का बेनिफिट यही है और रिकर्सन में हम लोग यूज करते हैं स्टैक को। अब स्टैक देखो कैसा दिखता है, स्टैक का मतलब क्या है, यहाँ क्या बोले, इस साइड से ही पुश हो रहा है और इस साइड से ही पॉप हो रहा है, ठीक है। इस साइड से ही पुश हो रहा है, मतलब कि स्टोर कर रहे हैं डेटा को, ऐसी साइड से पॉप हो रहा है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर पुश किए हैं, पहले ए को पुश किए, उसके बाद में बी को पुश किए, उसके बाद में सी को पुश किए, अब मान लो इसके बाद में डी को पुश करते हैं तो डी यहां आकर ऐसे स्टोर हो गया, ठीक है। टॉप यहां था, यहाँ का वेरिएबल क्या है, नंबरिंग क्या है, 1 2 3, तब यहां 4 हो गया और टॉप में क्या रहेगा, टॉप में 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, टॉप क्या बता रहा है, टॉप बता रहा है टॉप मोस्ट एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है। टॉप क्या बता रहा है, टॉप मोस्ट एलिमेंट का पोजीशन को बता रहा है। अगर मान लो एक और एलिमेंट यहां पर पुश करते हैं, मान लो हम ई को पुश करते हैं, तो क्या होगा, यहां पर ई आ जाएगा, यहां ई आ जाएगा, यहां पर क्या 4 है तो यहां 5 हो गया और टॉप में क्या स्टोर हो गया, टॉप में 5 स्टोर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जब हम स्टोर कर रहे होंगे उस समय में जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाएगा, टॉप का पोजीशन ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। क्यों, क्योंकि टॉप क्या बोल रहा है, टॉप क्या बता रहा है कि क्या काम के लिए है, टॉप बता रहा है मेरे टॉप मोस्ट एलिमेंट का पोजीशन को बता रहा है। क्यों बता रहा है भाई, क्या जरूरी है, पहला बात तो जानो, टॉप का जो पोजीशन होगा और टॉप मोस्ट एलिमेंट बता रहा है, इससे हम लोग को क्या आइडिया मिल रहा है कि इसमें, इस पूरे स्टैक में कितना एलिमेंट्स है अभी प्रेजेंटली अवेलेबल, कितना एलिमेंट्स स्टैक में अवेलेबल है, ये आइडिया मिल रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज एक और देखो क्या है कि जब पॉप करना होगा तो कहां से हम पॉप करेंगे, इसमें एलिमेंट्स बहुत सारा, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। तो हम यहां से पॉप कहां से करेंगे, कौन से एलिमेंट को पॉप कर लेंगे, ए को करेंगे या बी को करेंगे या सी को, डी को, ये किसको पॉप करेंगे। सिंपल लॉजिक क्या है कि पॉप जब कभी भी होगा, पॉप जब कभी भी होगा तो टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही पॉप करना है। स्टैक का प्रॉपर्टी यही है कि हम स्टोर कर रहे हैं, एक के बाद एक हम स्टोर करते जा रहे हैं डेटा को। जब कभी वहां से रिट्रीव करना शुरू करेंगे तो रिट्रीव करने का मतलब क्या है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उस पर्टिकुलर टाइम में, जब हम पॉप ऑपरेशन करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसको हम पॉप करेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट पॉप ऑपरेशन है, पहला पॉप है, जैसे पुश करने में क्या है कि हम जो डेटा चाहते हैं उसको हम पुश कर रहे हैं, लेकिन पॉप में ऐसा नहीं है। पॉप में लिबर्टी नहीं है कि जिसको चाहेंगे उसको पॉप कर रहे हैं, नहीं, ऐसा लिबर्टी नहीं है। पुश करने में लिबर्टी है कि मेरे पास जो डेटा है उस पर्टिकुलर डेटा को हम पुश करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। लेकिन जब रिट्रीव करने का टाइम आएगा, जब पॉप करने का टाइम है, पॉप मतलब क्या हुआ, रिट्रीव करना, एक्सेस करना डेटा को, जब रिट्रीव करने का टाइम आएगा तो मेरे पास में एक बाउंडेशन है। क्या बाउंडेशन है भाई, कि जो भी स्टैक में जितना भी डेटा स्टोर होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी रिमेनिंग डेटा क्या है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो होगा, मतलब कि टॉप जो पोजीशन को बता रहा होगा, टॉप किसको बता रहा है, 5। टॉप जो टॉप वेरिएबल है, टॉप क्या है, एक वेरिएबल है, ये क्या बता रहा है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को बता रहा है, टॉप मोस्ट एलिमेंट के पोजीशन को बता रहा है, टॉप मोस्ट एलिमेंट के पोजीशन को बता रहा है, कितना 5 है। ये जो पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है टॉप मोस्ट एलिमेंट का पोजीशन है।
तो पॉप करेंगे कहां से? पॉप करेंगे यहां से ही हम कर सकते हैं टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही। जैसे मान लो एक पॉप ऑपरेशन हुआ, मतलब कौन आएगा बाहर? ई आएगा, ई आएगा सबसे पहले बाहर, ई यहां कट गया, फिर अगला पॉप करेंगे, ई जैसे ही कट गया तो अब एलिमेंट क्या है? यहां पर तो नहीं रहा, मतलब कि ये 5 खत्म हो गया, अब कहां आ गया? 4 पर आ गए हम लोग, क्योंकि एक तो एलिमेंट खत्म हो गया, अब टॉप मोस्ट एलिमेंट डी बच रहा है। तो टॉप वेरिएबल जो है इसका वैल्यू क्या होगा? 5 से घटकर 4 हो जाएगा। 5 से घटकर इस वेरिएबल का वैल्यू 4 हो गया। क्यों? क्योंकि अब टॉप एलिमेंट मेरा यही रह गया है। तो टॉप हमेशा ही टॉप मोस्ट एलिमेंट को बताएगा। मान लो एक और पॉप करते हैं, एक और पॉप करेंगे तो क्या है? टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है? टॉप वेरिएबल में वैल्यू क्या है? 4 है। तो इस 4 पोजीशन पर हम आए, यहां पर डेटा क्या है? डी है। मतलब क्या है कि यहां हम डी को पॉप कर लिए, डी मेरे पास में आ गया, इसको हम पॉप कर लिए। मान लो कहीं स्टोर कर लेंगे, कुछ और वेरिएबल में हम डी को स्टोर कर लेंगे। जैसे मान लो कि एक्स वेरिएबल लिए, एक्स में हम डी को स्टोर कर लिए, ठीक है। हमको चाहिए था डी को हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर लिए। अब एक्स को कहां यूज करना है? कर लेगा फंक्शन अपना, ठीक है। मेरा काम था पॉप करना, हम पॉप करके एक्स में स्टोर करके फंक्शन को दे दिए, ठीक, यही बात है। तो यहाँ क्या है? डी को जब पॉप कर लिए तो यहाँ डी खत्म हो गया, डी अब नहीं है। मतलब क्या है कि अब टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? अब टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? अब टॉप मोस्ट एलिमेंट बचा है सी। इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है 3। मतलब क्या? टॉप वेरिएबल में पोजीशन क्या रहेगा? अब 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि टॉप वेरिएबल हमेशा ही टॉप मोस्ट एलिमेंट के पोजीशन को बताता है। इसका बेनिफिट क्या है भाई? टॉप मोस्ट एलिमेंट की पोजीशन इसलिए हम लोग जानते हैं कि मान लो फिर से अगर हम पुश करेंगे, यहां पर फिर से पुश किए हैं, एफ को अगर हम पुश करते हैं तो एफ कहां पर आएगा? एफ कहां पर आएगा? जो टॉप मोस्ट एलिमेंट का पोजीशन 3 है ना, 3 है यहाँ पर टॉप मोस्ट एलिमेंट का। तो टॉप प्लस प्लस में टॉप को 1 जब हम बढ़ाएंगे तो यहां पर आकर एफ स्टोर हो जाएगा। और टॉप का पोजीशन क्या हो गया? 4 हो गया। तो टॉप का 3 से कट के 4 हो गया। समझ रहे हो बात को? कैसे स्टोर करना है, कैसे रिट्रीव करना है। मतलब पुश ऑपरेशन स्टोर के लिए है, पॉप ऑपरेशन है रिट्रीव के लिए। अब देखो एक चीज देखो, यहां पर क्या दिख रहा होगा कि जिस साइड से हम स्टोर कर रहे हैं सेम उसी साइड से हम रिट्रीव कर रहे हैं, जिस साइड से हम पुश कर रहे हैं सेम साइड से पॉप कर रहे हैं। बस वही चीज यहाँ पहला कंडीशन में लिखा है। क्या लिखा है? वन साइड ओपन अदर साइड क्लोज। देखो दूसरा साइड क्या है? यहाँ पर क्या है? ए साइड क्या है? क्लोज किया गया है। इस साइड से कुछ डेटा बाहर नहीं जा सकता है, डेटा का लीकेज नहीं हो सकता है यहां से, ठीक है। जो स्टोर कर रहे हैं वो स्टोर करके डेटा यहां रहेगा। समझ रहे हो किस तरीके से पुश करना है, किस तरीके से पॉप करना है। टॉप वेरिएबल क्यों है? टॉप वेरिएबल क्यों है ये भी समझ गए। उसके बाद देखते हैं क्या। देखो इस सेकंड पॉइंट में यही लिखा है, टॉप के बारे में लिखा है। टॉप इज वेरिएबल पोजीशन टॉप मोस्ट एलिमेंट। टॉप मोस्ट एलिमेंट जो है उसको उस पोजीशन को बता रहा है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट अभी मेरा कहां पर है। अगर उसके बाद में पुश ऑपरेशन करना होगा तो टॉप को प्लस प्लस करेंगे, मतलब टॉप 3 है, 3 को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में हम स्टोर कर लिए, देखो एफ को स्टोर कर लिए। जब हम लोग को पॉप करना होगा तो एफ को यहां पर पॉप करेंगे, और टॉप अभी यहां था, यहां से एलिमेंट पॉप हो गया, अब एलिमेंट नहीं है, क्या कर टॉप को नीचे लाना। नीचे लाने का मतलब क्या हो गया कि टॉप 4 है, 4 से 3 बनाना है वैल्यू को। 4 से 3 कब बनेगा? डिक्रीमेंट करेंगे, टॉप माइनस माइनस। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो हम लोग को पता ही है पहले से, ठीक है। मतलब क्या हो गया? टॉप यहां पर 4 है तो 4 से कट के बन गया 3 बन गया, ठीक है। अब टॉप यहां पर पोजीशन दिखा रहा है, टॉप यहां शो कर रहा है अपना पोजीशन को। क्यों? क्योंकि अब सी है जो रिमेनिंग जितना भी एलिमेंट्स है इसमें सी है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है। ये बात समझ गए। अब एक और चीज देखो, एक चीज और देखो कि सबसे पहले क्या हम स्टोर किए थे इसमें। सबसे पहले इस स्टैक में स्टोर क्या किए थे? सबसे पहले हम ए को स्टोर किए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। इस तरीके से स्टोर किए, ठीक है। तो अभी जितना एलिमेंट्स है कौन कौन एलिमेंट है? ए बी सी, यही एलिमेंट है ना, ए बी सी एलिमेंट है ना, ठीक। अगर अभी हम पॉप करते हैं तो हमको कौन सा एलिमेंट मिलेगा? हमको मिलेगा सी एलिमेंट। तो ए बी सी ये तीनों में देखो सबसे लास्ट में कौन पुश किया गया? सबसे पहले ए किया गया, उसके बाद बी किया गया है, उसके बाद में सी किया गया है। तो सी है जो सबसे लास्ट एलिमेंट है जो कि स्टोर किया गया है। और जब हम पॉप करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट जो मिलने वाला है पॉप में वो सी मिलने वाला है। मतलब क्या है? जो लास्ट में आएगा वो पहले बाहर जाएगा, यही मतलब हुआ ना। जो लास्ट में स्टोर किए हैं वो पहले एक्सेस किया जाएगा। समझ रहे हो? पॉप करने के लिए बीच में से मिडिल से कहीं कर रहे थे क्या? मिडिल या नीचे का कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे। पॉप किसको कर रहे थे? टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप कर रहे थे। स्टोर कहां कर रहे थे? टॉप में ही स्टोर कर रहे थे। मतलब क्या? जो लास्ट एलिमेंट यहां पुश किया जाएगा वही फर्स्ट एलिमेंट पॉप किया जाएगा।
सिंपल मीनिंग यही है। इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट जो इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। जो लास्ट में इन हुआ है, लास्ट में आया है यहां पर, वही सबसे पहले आउट होगा, मतलब फर्स्ट में आउट होगा। यही चीज यहां है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हैशटैग कोई भी बोलते हैं, हैशटैग का प्रॉपर्टी है क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो पहले बाहर जाएगा। या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हैं क्या, कि सबसे लास्ट में बाहर कौन जाएगा, सबसे लास्ट में कौन जाएगा बाहर। सबसे लास्ट में देखो, पहले सी को हम पॉप करेंगे, उसके बाद बी को पॉप करेंगे, उसके बाद ए को पॉप करेंगे। सबसे लास्ट में ये जा रहा है। ये आया कब था, ये देखो सबसे पहले आया था। मतलब जो सबसे पहले आया है, जो सबसे लास्ट में जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या, जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में बाहर जा रहा है। इसका सिंपल मीनिंग क्या हो गया, फर्स्ट इन जो हुआ है लास्ट में आउट हो रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं। जो फर्स्ट इन हुआ, जैसे ए है जो सबसे पहले आया, तो यहाँ स्टोर्ड है। जब पॉप कर रहे हैं तो सब एलिमेंट को हम पॉप कर लेंगे, तब लास्ट में ए को पॉप करेंगे। मतलब जो फर्स्ट यहाँ पर आया था उसको सबसे लास्ट में हम बाहर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, फर्स्ट इन लास्ट आउट भी हो गया। या तो ऐसा बोलो कि जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट में गया है, जो सबसे लास्ट आया था वो फर्स्ट में बाहर गया है। ठीक, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। या फिर इसको दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट आया था वो लास्ट में बाहर जा रहा है, मतलब कि लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं। क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट। हैशटैग का यही प्रॉपर्टी है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जिसको हैशटैग के बारे में कुछ भी नहीं पता कि हैशटैग क्या है, हम वहां से बता रहे हैं। और हर चीज हैशटैग में हम बताने वाले हैं। एकदम आराम से समझते रहो, इजी है और इससे क्वेश्चंस भी आता है। एकदम आसान चीज है और समझना जरूरी है। डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का मतलब यही है कि सब डेटा स्ट्रक्चर को समझ लेना, और सब डेटा स्ट्रक्चर में जो भी काम, जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, टाइम को भी जानना। एक्चुअली में जो पुश पॉप कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ रहेगा उसमें, कैसा कोड होगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या क्या पार्टिकुलर कंडीशन को इंपोज किया हुआ रहेगा वहां पर, सब चीज को समझना। क्योंकि इससे रिलेटेड अगर सारा थ्योरी को समझ जाओगे, कोई भी क्वेश्चन रहे, कहीं का भी क्वेश्चन रहे, वो बनेगा। जान लो, क्वेश्चंस बनाने के लिए थ्योरी को अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग। कंसेप्चुअली जब तक नहीं समझेंगे चीजों को, तब तक उतना वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं बना सकते हैं। मान लो 10 क्वेश्चन बना भी लोगे तो हो सकता है 11वां क्वेश्चन में कुछ नया चीज आ जाए। अगर बेस अच्छा रहेगा, बेसिक कंसेप्ट अच्छा रहेगा, तो 11th क्वेश्चन में खुद से सोच कर बना सकते हो। ठीक है, इसलिए एकदम आराम से समझो। एकदम बेसिक से स्टार्ट की है थ्योरी कि हैशटैग क्या है, वहां से लेकर हैशटैग के बारे में जितना भी डिटेल पॉसिबल है सबके सब हम बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ क्या देख लिए, हैशटैग क्या होता है, वन साइड ओपन अदर साइड क्लोज। एक साइड में ओपन होता है, एक साइड क्लोज होता है, समझ गया। टॉप इज वेरिएबल पोजीशन ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट, वेरिएबल पोजीशन ऑफ टॉप मोस्ट एलिमेंट मान लो लिख ले। जो टॉप है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट की पोजीशन को बताता है। ये है क्या भाई, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब लास्ट में जो आएगा वो पहले बाहर जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। या फिर बोल सकते हैं कि जो पहले आया था वो लास्ट में जाएगा, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। इसके बाद में देखो एक वर्ड आता है क्या, एडीटी ऑफ हैशटैग। एडीटी ऑफ हैशटैग का मतलब क्या है, एडीटी मतलब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एडीटी का फुल फॉर्म क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म ऑन एनी डेटा स्ट्रक्चर। जो कोई भी ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं पार्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं एडीटी, उसको ही बोलेंगे एडीटी। ठीक है, मतलब क्या, जैसे कहीं पर भी हम स्टोर कर रहे थे, जैसे एरे में हम स्टोर करते हैं, या फिर क्यू में हम स्टोर करते हैं। क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, आने वाले टाइम में अभी ये भी बताएंगे, क्यू भी बताएंगे आराम से। तो अभी जानो कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है जहां हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या ऑपरेशन करने वाले हैं। जनरली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में क्या ऑपरेशन करते हैं, कुछ स्टोर करते हैं, कुछ रिट्रीव करते हैं। बेसिक ऑपरेशन तो यही होता है। डेटा स्ट्रक्चर है क्या, डेटा स्ट्रक्चर एक तरह का सेल्फ है जहां हम अपने सामान को रखते हैं अपने जरूरत के अकॉर्डिंग, उसके बाद वहां से हम सामान को लेते हैं, रिट्रीव करते हैं, एक्सेस करते हैं। यही यूज है डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, एडीटी ऑफ हैशटैग का मतलब क्या हो गया, यहां पर हम क्या क्या काम कर रहे थे, क्या क्या ऑपरेशन कर रहे थे। एक पुश ऑपरेशन कर रहे थे स्टोर करने के लिए, और एक पॉप ऑपरेशन कर रहे थे यहां से रिट्रीव करने के लिए डेटा को। बस वही चीज है, यहां पर क्या लिखा है, पुश और पॉप ऑपरेशन। दो ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं हैशटैग में। हैशटैग में हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ऑपरेशन करते हैं, पुश और पॉप। पुश मतलब कि स्टोर करना हो गया,
पुश मतलब स्टोर करना हो गया, पॉप मतलब कि रिट्रीव करना हो गया। पुश किस साइड से होगा? सेम साइड से पुश और पॉप यहां होना है, क्योंकि वो वन साइड ही ओपन है। ठीक है, जो लास्ट में पुश करेंगे हम वो पहले पॉप होता है, इसलिए लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। या फिर जो फर्स्ट में पुश करेंगे उसको लास्ट में हम पॉप कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या, जब तक सी है, जब तक सी यहां रहेगा तब तक हम ए को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। जब तक सी यहां है तब तक ए को हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। ये तो बोलो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। हाँ है, इसका डिसएडवांटेज है ये कि जो पहले अंदर गया है, पुश किया गया है, उसको पहले हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर ऐसा जरूरत रहे जो पहले अंदर जाए, उसी को पहले हम लोग को यूज करना है। मतलब क्या, अगर ऐसा हम लोग का रिक्वायरमेंट रहे, क्या भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके का अगर रिक्वायरमेंट रहे, या फिर बोलो लास्ट इन लास्ट आउट, अगर ऐसा रिक्वायरमेंट रहे, दोनों एक ही चीज है। फर्स्ट इन फर्स्ट, और जो पहले गया है उसको पहले एक्सेस करना है, और जो लास्ट में गया है उसको लास्ट में एक्सेस करना है, बात एक ही है। तो ये दोनों ही ऑपरेशन है। अगर इस तरीके का हम लोग का यूज रहे, इस तरीके का अगर यूज रहे, तो इसके लिए एक पार्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। वो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? क्यू है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हम इसके लिए यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए। सिंपल सोचो, कहीं पर जाओगे, किसी भी काम से जाओगे कहीं पर, मान लो बिजली बिल जमा करने गए हो, ठीक है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन गए हो जमा करने के लिए, तो वहां पर क्या है, बोलेगा क्या, मेक अ क्यू। मतलब क्या है, एक लाइन बना लो। उस लाइन में होता क्या है, जो आदमी पहले आया है बिजली बिल जमा करने के लिए, उसका पहले जमा होगा, जो बाद में आया है वो पीछे है, उस आदमी का बाद में होगा। मतलब जो पहले आया था उसको पहले सर्व किया गया है। मतलब क्या है, फर्स्ट इन, जो पहले आया था उसको फर्स्ट आउट, मतलब पहले सर्व कर दिया गया। या फिर इसको इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, लास्ट इन, जो लास्ट में आया है आदमी बिल जमा करने के लिए, उसको क्या है, लास्ट में सर्व किया जाएगा, मतलब कि लास्ट आउट हो गया। इसके लिए क्यू होता है। क्यू का मतलब यही है, क्यू का मतलब सिंपल यही है। जो क्यू का मतलब जो बोलता है कि मेक अ क्यू, क्यू यहां से ही आया है। या फिर बोल सकते हो जो क्यू है वहां से आया है, उसको बारीकी से हम लोग समझ रहे हैं क्या क्या ऑपरेशन वहां पर है। मतलब क्या है, क्यू में एक और चीज नोटिस करो, एक और चीज नोटिस करो कि क्यू है, अगर क्यू है, एक और चीज वहां नोटिस करो, हम क्या बोले कि जो पहले आया है, जो पहले आया है वो पहले बाहर गया, यही चीज अभी बोले ना। मतलब क्या है, क्यू का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, क्यू का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। लाइन लगा हुआ है, यहां पर क्या है, यहां पर मान लो ऑफिस है, ये क्या है, ऑफिस है जहां बिजली बिल जमा होगा, और इस रास्ते में ऐसे क्यू लाइन लगा हुआ है, सब आदमी आ रहा है, ठीक है, सब आदमी यहां पर इस तरीके से लाइन लगाकर खड़ा है, ठीक है, सबको अपना बिल जमा करना है और बिल जमा करके जाएगा। सिंपल देखो, आदमी कैसे लाइन लग रहा है, पीछे से आ रहा है ना, पीछे से आ रहा है ना, बैक से आ रहा है ना, यहां से आया, देखो यहां से ऐसे एक आदमी यहां है, एक आदमी यहाँ है, ये आएगा यहाँ पर, फिर इसके जस्ट बाद में सबसे लास्ट पोजीशन है खाली है, तो यहाँ आया, यहाँ पर आकर ये लाइन लगा लिया, ठीक है, इस साइड से आया। जबकि ये ऑफिस में बिजली बिल कैसे जमा हो रहा है, ये अपना पेपर दिया और पैसा दिया, उसके बाद में ये आदमी बाहर चला गया, उसके बाद ये आदमी आगे बढ़ा, यही होता है ना, ये आदमी आगे बढ़ा, ये भी एक स्टेप आगे बढ़ा, ये भी एक स्टेप आगे बढ़ा। मतलब क्या है कि क्यू है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, यह है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी क्या है, एक तरह का बोल सकते हैं कि बोथ साइड ओपन है। क्या है, बोथ साइड ओपन है, बोथ साइड ओपन है। समझ रहे हो, जैसे स्टैक में क्या था कि सेम साइड से हम पुश कर रहे हैं, सेम साइड से ही पॉप कर रहे हैं, जबकि क्यू में ऐसा नहीं है। क्यू में क्या है भाई, समझो, इस साथ में बता रहे हैं ताकि कोरिलेट कर सको इसको अच्छे से, ठीक है। क्यू में क्या है कि एक साइड से इंटर करने का रहेगा, एक साइड से इन करने का रहेगा, और दूसरे साइड से क्या रहेगा, आउट करने का। इन एक साइड से होगा और आउट दूसरे साइड से होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। कैसा दिखता है इसका, किस तरीके से है, जो पहले आया है, जो पहले लाइन में लगा था वो पहले आउट होगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। या फिर जो लास्ट में आया है वो लास्ट में बाहर जाएगा, तो लास्ट इन लास्ट आउट हो गया, ठीक है। क्यू का बेसिक समझ लिए। और यहाँ पर जो इन जाता है, यहाँ पर जो अंदर जा रहा है, जैसे यहाँ पर स्टोर करने के लिए, यहाँ पर जैसे स्टोर करने के लिए हम पुश ऑपरेशन किए थे, जिससे कि हम डेटा को स्टोर कर रहे थे, क्यू में जो हम स्टोर करने वाला रहता है उसको हम बोलते हैं इनक्यू ऑपरेशन। इनक्यू मतलब क्यू में अंदर पुश करना,
इनक्यू। इनक्यू क्या काम करता है भाई? ये स्टोर करने के लिए काम करेगा। इनक्यू है जो स्टोर करने के लिए काम करेगा। ये क्या करेगा? स्टोर करेगा एलिमेंट्स को। इनक्यू ऑपरेशन, क्यू में स्टोर करना है तो इनक्यू ऑपरेशन, स्टैक में स्टोर करना है तो पुश ऑपरेशन हो गया। समझ लो बात को? जैसे स्टैक में पुश ऑपरेशन से स्टोर कर रहे थे, सेम वैसे ही क्यू में इनक्यू ऑपरेशन रहेगा। इनक्यू से क्या करेंगे? क्यू में हम स्टोर कर रहे हैं किसी भी डेटा को, ठीक है। अब यहां से जब रिट्रीव करेंगे, जब आउट जाने का है, तो आउट जाने में क्या होगा भाई? आउट जाने के लिए एक वर्ड क्या है? डीक्यू ऑपरेशन। आउट जाने के लिए, आउट जाने के लिए एक वर्ड क्या है? डीक्यू ऑपरेशन, ठीक है। इसको दूसरे मार्कर से लिखते हैं डीक्यू ऑपरेशन। डीक्यू मतलब क्या हो गया? ये जो यहाँ डीक्यू दिख रहा है, ये डीक्यू दिख रहा है, डीक्यू का मतलब क्या हो गया? डीक्यू का मतलब जैसे स्टैक में हम लोग पॉप कर रहे थे एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डेटा को, डीक्यू का मतलब क्या हो गया? इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कि पॉप कर रहे हैं। अगर हम स्टैक के लैंग्वेज में बोले तो पॉप करने के लिए डीक्यू मतलब कि पॉप हो गया। कहां पर? क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। ये कहां पर हो रहा है? ये कहां पर पॉप हो रहा है? क्यू डेटा स्ट्रक्चर के लिए जब पॉप करना है तो डीक्यू ऑपरेशन को हम यूज करेंगे। अगर क्यू डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है तो इन क्यू डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये समझ गए? क्यू मतलब क्या होता है भाई? बोथ साइड ओपन होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? जो पहले आया है, जो पहले बाहर जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। उसके बाद में क्या है? इसमें स्टोर करने के लिए इन क्यू ऑपरेशन का यूज करते हैं। उसके बाद में यहां से एक्सेस करने के लिए डेटा को डीक्यू ऑपरेशन का हम यूज करते हैं। एक बेसिक है, बेसिक चीज क्यू के बारे में जान गए, क्यू क्या है एक्चुअली। और रियल लाइफ में क्यू क्या होता है? रियल लाइफ में क्यू क्या होगा भाई? जैसे लाइन लगा हुआ है कहीं पर भी, कोई भी काउंटर, जैसे टिकट का काउंटर हो गया, तो टिकट के काउंटर पर क्या होता है कि लाइन लगा हुआ है, जो पहले टिकट लेने आया है अपना पैसा देगा, पहले टिकट लेगा। ऐसा तो नहीं होता। मान लो स्टैक टाइप का बिहेवियर है वहां पर कि जो लास्ट में टिकट लेने आया है वो पहले टिकट लेगा, तो वहां क्या होगा? झगड़ा होगा, एक दूसरे का सर फोड़ेगा आदमी, यही करेगा ना। अगर वहां बोल दिया जाए कि स्टैक जैसा, वहां पर बोले कि मेक क्यू की जगह पर नहीं बोले कि मेक स्टैक, अगर मान लो वहां बोले स्टैक के अकॉर्डिंग, मान लो अगर फंक्शन वहां करने चले जाए, कोई कंप्यूटर साइंस का आदमी चला गया है, बोलेगा क्या कि ये भी तो एक तरीके से यहाँ डेटा को रखने का जगह तरीका ही है, स्टैक भी है, तो स्टैक के अकॉर्डिंग ही लाइन लगवाते हैं हम लोग। तो लास्ट में जो आएगा उसको पहले मिलेगा टिकट, क्या होगा? सर फोड़ेगा एक दूसरे का, और जो ये काम कर रहा है सबसे पहले उसका सर फोड़ेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है? जहां रिक्वायर्ड चीज है, जैसा डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उस तरीके का ही डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया? वहां पर क्यू का हम यूज कर लिए थे, और जहां स्टैक रिक्वायर्ड है वहां स्टैक का हम यूज कर रहे हैं। अब जनरल लाइफ में स्टैक कहां दिख रहा है भाई? जनरल लाइफ में स्टैक कैसे दिख रहा है? तो मान लो एक इस तरीके का ऐसा बैग है, एक बैग है जिसमें तुम बुक्स को रख रहे हो नीचे, एक साइड में ओपन बैग है, ऐसा बैग है, राउंड ऊपर का शेप है, और नीचे भी राउंड है, सिलेंड्रिकल है, नीचे बेस है जो पैक्ड है इसका सिलेंडर का, ठीक है। या फिर बकेट, मान लो एक बकेट टाइप का स्ट्रक्चर का बैग है, उस बकेट में तुम एक चीज ऐसे किताब रखो, फिर एक रखो, फिर एक रखो, ऐसे रख दिए हो। अब जब नीचे से निकालना है बाहर तो क्या करोगे? सबसे ऊपर वाला पहले निकालोगे, उसके बाद उसके नीचे वाला निकालोगे, उसके बाद उसके नीचे वाला निकालोगे। ये क्या हो गया? रियल लाइफ में स्टैक का एग्जांपल हो गया। अब कुछ आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि अच्छा बुक्स मान लीजिए 10 हम रखे हैं, तो एक बार ही 10 को निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं करेगा। सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम का कुछ तरीका है, वो बेवकूफ नहीं है, वो डफर टाइप का नहीं काम कर रहा। उस जानता है कि एक बार में एक डेटा को ही सिस्टम यूज करने वाला है, इसलिए एक ही डेटा को पॉप करेगा। जैसे क्या यहां से पॉप करना है तो एक बार में एक ही डेटा को पॉप करेगा। वो आदमी नहीं हो रहा है कि अच्छा लास्ट वाला चाहिए तो सबको एक बार में निकाल लो, ऐसा नहीं करना है, ठीक। समझ रहे हो बात को? एक बार में 10 डेटा यहां से नहीं रिट्रीव करेगा। पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या है कि एक डेटा को एक बार में पॉप करने जा रहा है, पॉप करके जहां भी स्टोर करना है स्टोर कर लेगा, ठीक है। ये बात समझ गए? क्यों हम लोग बेसिक जो है क्यू के बारे में समझ गए। क्यू इन फ्यूचर अभी आने वाला है, क्यू पर डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। एक बेसिक चीज समझ गए क्यू क्या होता है, ठीक। ये बात हम लोग समझ गए। उसके बाद में क्या है, देखो इस साइड ओवर हो गया। उसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं? इंप्लीमेंटिंग स्टैक। मतलब क्या बोल रहे हैं? स्टैक को इंप्लीमेंट करना है, स्टैक को इंप्लीमेंट करना है। स्टैक का इंप्लीमेंटेशन, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या हो गया? इंप्लीमेंट करना है, मतलब यूज करना है। किस तरीके से यूज करेंगे? क्या करेंगे भाई? पुश ऑपरेशन करेंगे और पॉप ऑपरेशन करेंगे, यही काम करने वाले हैं, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि जो भी ऑपरेशन हम करने वाले हैं पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में, वो सबका इंडिविजुअल कोड को लिख दे।
वो सबके इंडिविजुअल कोड को लिख लें। जैसे क्या, यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, राइटिंग पुश पॉप कोड। क्यों? क्योंकि स्टैक को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मान लो क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। तो क्या करते हैं हम लोग, इनक्यू ऑपरेशन और डीक्यू ऑपरेशन का कोड लिखते। समझ रहे हो बात को? अगर हम बोलते हैं कि इंप्लीमेंट क्यू डेटा स्ट्रक्चर तो क्या करते हैं, इनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन के लिए हम कोड लिखते हैं। सेम वही चीज यहां कर रहे हैं क्या, कि यहां पर स्टैक में क्या ऑपरेशन होता है, पुश और पॉप होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पुश का कोड लिखेंगे और पॉप का कोड लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ गए। लेकिन यहाँ एक और चीज देखो क्या बोल रहा है कि इंप्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग एरे के थ्रू करना है। इंप्लीमेंट करना है कैसे, एरे के थ्रू करना है। मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर एरे हम लोग के पास में गिवन है। एरे कैसा होता है, एरे मतलब क्या होता है, सेम साइज का ब्लॉक है, सेम साइज का ब्लॉक है। एक और बात याद रखना कि यहाँ पर भी जो स्टैक है, यहाँ भी ये भी सेम साइज का है। ये सबके सब ब्लॉक सेम साइज का है, सबका साइज है जो इंडिविजुअल साइज सेम है। यहाँ पर भी जो साइज है सबका, जो क्यू में यहाँ से भी सब ब्लॉक का साइज है, ये जो ब्लॉक का साइज है, ये ब्लॉक का साइज सेम है। बस में देखो कभी एक सीट का ज्यादा विड्थ रहे, एक का कम रहे, एक जैसा सीट रहेगा बस में सबका। बस वैसे ही है कि साइज जो है सारा ब्लॉक का, इस सारा ब्लॉक का साइज सेम है। ठीक है, ये बात समझ लिए। सेम एरे भी ऐसा ही है कि इसका कुछ साइज है, मान लो n है। एरे का साइज मान लो s है, s का साइज मान लेते हैं कितना है, n है। ठीक है, n अगर साइज है इस एरे का, इसका मतलब क्या हो गया, अगर 0 से स्टार्ट करते हैं इसके ब्लॉक को नंबरिंग करना, 0 1 2 3 अप टू कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो n-1 तक ही जाएगा ये। समझ रहे हो बात को, इस चीज को समझ रहे हो कि 0 से स्टार्ट हुआ है तो n-1 तक जाएगा, क्योंकि टोटल है जो n है, यहाँ पर n एलिमेंट्स के लिए स्पेस है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम करने क्या वाले हैं कि स्टैक को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, मतलब स्टैक का पुश पॉप ऑपरेशन का कोड हम लिखने वाले हैं। अगर इसमें स्टैक इंप्लीमेंट किया जाए, इसकी हेल्प से अगर स्टैक को ही किया जाए, ऐसे जनरली एरे क्या होता है कि एरे में कहीं पर भी कुछ भी एलिमेंट, जैसे मान लो A B C D E, ऐसा एलिमेंट्स को अगर इस तरीके से अगर है और ऐसा एलिमेंट्स हम पुट कर दिए हैं, और जब एक्सेस करना होता है एरे से, सिंपल एरे से जब एक्सेस करना होता है, तो मान लो हमको C चाहिए, C डेटा चाहिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, C डेटा चाहिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ। ये C कहां पर है भाई, ये C है कहां पर, ये देखो इसका ब्लॉक का नंबरिंग क्या है, 2 है। मतलब कि एस एरे में, एरे का बेस एड्रेस जो एस में है, S2, मतलब क्या हो गया, प्रिंट एफ क्या करेंगे, S2। इस तरीके से हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम 2 को, यहाँ पर 2 में जो डेटा है C, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एफ इसको करेंगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को C। इसका मतलब क्या हो गया कि एरे में तो हम डायरेक्टली किसी भी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। एरे में डायरेक्टली हम किसी भी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? एरे का एडवांटेज यही होता है ना, रेंडम एक्सेस पॉसिबल। इसको क्या बोलते हैं, रेंडम एक्सेस। एक चीज बताया था ना, लिंक लिस्ट में क्या होता है, रेंडम एक्सेस नहीं होता है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आगे की ओर जाना रहेगा। जो भी डेटा चाहिए हम लोग उस ब्लॉक के पास में एक के बाद एक ऐसे मूव करेंगे, फ्रंट टू बैकवर्ड में ऐसे जाएंगे। लेकिन एरे में क्या है कि रेंडम एक्सेस पॉसिबल है, इसके चलते कहीं का भी डेटा कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे 3 वाला चाहिए तो एस ऑफ 3 को प्रिंट करवा लेंगे। एस ऑफ 3 मतलब क्या है, थर्ड ब्लॉक में जो है। एस ऑफ 0 चाहिए, मतलब कि एस को प्रिंट करवाएंगे तो 0th वाला को एस ऑफ 0, मतलब कि एस डायरेक्टली इसका एड्रेस जो बेस एड्रेस है इसका, यहाँ इसका एरे का बेस एड्रेस यहाँ पर इसमें स्टोर्ड है, क्योंकि एस इसको पॉइंट कर रहा है। समझ रहे हो बात को? इसलिए ये इसको पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब इसमें रेंडम एक्सेस है एरे में। अब हम इस एरे में क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अब इस एरे में हम स्टैक को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। स्टैक को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये क्या है, एरे क्या है, स्टैक के लिए निकम्मा आदमी है एरे। अगर स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टैक क्या था भाई, स्टैक क्या बोला कि एक साइड हम क्लोज रहते हैं, एक साइड में हम क्लोज रहते हैं, एक साइड से ही पुश करते हैं, एक साइड से ही पॉप करते हैं। कुछ नियम कानून मेरे पास में है, ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसका अपना है, इसका अपना प्रॉपर्टी है स्टैक का। लेकिन स्टैक क्या देख रहा है कि अच्छा एरे की हेल्प से करना है तो अपना सर पकड़ लिया। क्यों सर पकड़ लिया? क्योंकि देख रहा है कि ये तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कहीं से भी किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। समझ रहे हो? स्टैक क्या बोल रहा था, एक साइड से स्टोर करो, एक साइड से रिट्रीव करो।
इसमें क्या है कि कहीं भी ये स्टोर कर सकते हैं। मान लो यहां पर स्टोर करना है, मान लो ये 10th ब्लॉक अगर है, 10th ब्लॉक है, यहां स्टोर करना है, तो क्या करेंगे भाई, एस ऑफ 10 इक्वल टू पी। एस ऑफ 10 इक्वल टू पी हम जैसे ही करेंगे, पी कहां स्टोर हो जाएगा, 10th ब्लॉक में पी स्टोर हो गया। तो स्टैक को क्या दिख रहा है कि इसमें कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, कहीं से भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो पूरा ही निकम्मा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, कहीं पर डेटा को स्टोर करवा लेगा, कहीं से डेटा को एक्सेस करवा लेगा। इसका मतलब क्या है, स्टैक इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। स्टैक इस पर, इस एरे के बेस पर, अगर इस एरे के हेल्प से हम स्टैक को जब इंप्लीमेंट करवाने के लिए जाएंगे, तो स्टैक है जो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करेगा। बोला कि इस पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन में ही रहो, मतलब अपने लिमिट में रहो। एक लिमिट बताएगा इसको, किस लिमिट में काम करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहा है स्टैक इसको कि एरे तुम हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अब काम करना है तुमको। पहले जो भी आवारागर्दी था कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करने देंगे वो चीज। ठीक है, मतलब क्या कि सबसे पहले जो रेंडम एक्सेस है, कहीं भी स्टोर कर दिए, कहीं से रिट्रीव कर लिए, इस रेंडम एक्सेस को पहले खत्म कर देगा। इस रेंडम एक्सेस को पहले खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब किस तरीके से लिखेगा भाई, कि कोड इसका किस तरीके से होगा। मान लो यहां ऐसा रहे क्यू स्टोर है, ठीक है, इस तरीके से रहे। अब कोड कैसा लिखा जाएगा भाई, कोड कैसे लिखा जाएगा, देखो क्या है, void पुश, मतलब पुश ऑपरेशन करना है, पुश करना है। रिटर्न कुछ चाहिए क्या पुश करने का, रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, पुश कर देंगे बस, हो गया काम खत्म मेरा। ठीक है, यहां पर पुश कर रहा है, उसके बाद में क्या एक काम करते थे क्या, कि हम टॉप वाले को एक इंक्रीमेंट करते थे। क्यों भाई, अभी मान लो यहां पर एलिमेंट है सी है, यहां 4 खाली है, टॉप का वैल्यू अभी कितना है 3 है, टॉप का वैल्यू यहां पर 3 है। जब एक पुश ऑपरेशन हम और करेंगे तो यहां पर डेटा आएगा, मान लो जेड को हम पुश किए, ठीक है, तो डेटा यहां जेड आया। अब टॉप का वैल्यू है जो 3 से 4 कर देंगे, यही काम कर रहे थे, बस वही काम यहां भी करना है। यहां क्या बोल रहा है, इफ टॉप प्लस 1 इक्वल टू एन, अगर टॉप प्लस 1 इक्वल टू एन रहे तो प्रिंटफ क्या करना है, स्टैक ओवरफ्लो। इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, इसका मीनिंग क्या होगा, ये बोल रहा है कि टॉप प्लस 1 इक्वल टू एन रहे तो प्रिंट करना है स्टैक ओवरफ्लो, मतलब स्टैक में जगह नहीं है, स्टैक फुल है, स्टैक फुल है। मतलब कि ये फुल होने का कंडीशन को बता रहा है। क्यों ऐसा बता रहा है भाई, सिंपल देखो, पहले स्टार्टिंग में टॉप यहां था, फिर टॉप देखो यहां मूव किया, फिर यहां टॉप मूव किया, फिर यहां मूव किया, ऐसे आगे बढ़ते गया, टॉप चलाया यहां, सबसे लास्ट जो पोजीशन है टॉप चलाया यहां पर। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मीनिंग है क्या, कि टॉप यहां है, मतलब क्या है कि यहां पर कोई एलिमेंट स्टोर्ड है, मान लेते हैं जेड, यहां पर क्या है, लास्ट में हम स्टोर किए हैं ना, जेड को स्टोर किए हैं ना, बस सेम समझो कि ये सब में एलिमेंट स्टोर्ड है और लास्ट में एलिमेंट मेरा जेड स्टोर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि लास्ट टॉप जब यहां है, मतलब कि यहां पर भी जेड स्टोर्ड है। टॉप किसको पॉइंट करता है, टॉप ब्लैंक स्पेस को नहीं पॉइंट करता है, टॉप पॉइंट करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट को। टॉप कहीं पर है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर एलिमेंट भी है। समझ रहे हो, ऐसा नहीं सोचना अच्छा टॉप मतलब होता है कि जो सबसे पहला खाली जगह मिली, सबसे पहला ब्लैंक मिले, ऐसा नहीं है। यहां पर देखो यही चीज बता रहे थे कि टॉप यहां 3 यहां पर था, कब टॉप यहां पर था 3 के पास में, कब, जब सी यहां पर टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जब ऊपर में आया तो टॉप अब यहां मूव कर गया, यहां पर क्या है जेड एलिमेंट है, इसके टॉप के बाद से खाली जगह शुरू होता है, टॉप के बाद से ब्लैंक शुरू होता है। ठीक है, बस वही चीज यहां पर बता रहे हैं कि अगर टॉप यहां है, टॉप यहां कैसे गया होगा, पहले टॉप यहां था, फिर यहां था, इस तरीके से मूव करके यहां गया होगा, और टॉप यहां n-1 पर रहने का मतलब क्या हो गया कि ये फुल है, तो इसके पहले तो सब फुल रहेगा ही, क्योंकि इसमें रेंडम एक्सेस तो है नहीं, बीच से हम डेटा निकाले नहीं होंगे, जब भी निकलेगा तो इस साइड से ही निकलेगा, इस साइड से ही इन करना है, इस साइड से ही आउट करना है। समझ रहे हो, पहले क्या था, जब एरे थे तब कभी भी किसी को हम मतलब कि स्टोर कर रहे थे, रिट्रीव कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, स्टैक जैसा बिहेव करना है। मतलब क्या है कि इस साइड से ही पुश करना है और इस साइड से ही पॉप करना है, एक ही साइड से, एक साइड से पुश करना है, एक साइड से पॉप करना है। जैसे यहां था एक साइड क्लोज किए थे, वैसे ही यहां पर एक साइड को हम क्लोज कर दिए हैं, ये है जो क्लोज है। इस साइड से कुछ भी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, जो भी ऑपरेशन होना है इस साइड से होगा। पुश करना है तो ऐसे करो, पॉप करना है तो ऐसे ही पॉप करो। ठीक है, तो टी जब यहां टॉप पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट जो पोजीशन है इस एरे का, वहां पर भी डेटा है, तो t+1 क्या होगा भाई, t क्या है, n-1 है, n-1 है, t का वैल्यू अभी n-1 है, n-1
प्लस O1 जैसे ही करते हैं, प्लस माइनस 1 कट गया, बचा क्या n का मतलब क्या है कि n-1 पोजीशन ए है, तो nth पोजीशन क्या है, इसके आगे का पोजीशन हो गया, इसके आगे का पोजीशन हो गया nth पोजीशन। ठीक है, t का वैल्यू क्या हो गया, टॉप प्लस O1 किए, t प्लस O1 किए, अगर हम t का वैल्यू n-1 है, ये देखो t है, यहां पर O1 किए तो t प्लस O1 किए तो वैल्यू n आ गया, n क्या है, इस एरे से बाहर चला गया, मतलब कि ब्लैंक स्पेस कहाँ है, इस एरे में ब्लैंक स्पेस नहीं है, ये एरे क्या है, स्टैक बन चुका है, तो इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो ब्लैंक स्पेस नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, जब नया कुछ एलिमेंट को पुश करने जा रहे हैं, ब्लैंक नहीं है, खाली जगह नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया, बस उसी को कंडीशन को लिखा गया है कि ओवरफ्लो का कंडीशन को इस तरीके से लिखा गया है। समझ रहे हो कैसे लिखा गया है, क्या हुआ यहां पर, ये समझ लिए। अब देखो इल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, जैसे क्या ऐसा नहीं है, मतलब कि टी कहां पर है, टी यहां पर है, मान लो यहां ही है, यहां पर टी नहीं है, ठीक है, यहां पर इसमें डेटा नहीं है, यहां डेटा नहीं है, यहां भी डेटा नहीं है, यहां भी डेटा नहीं है, यहां भी डेटा नहीं है, यहां पर टी है, मतलब कि यहां तक डेटा है, इसके आगे का खाली है, ठीक है, डेटा नहीं है, टी यहां पर है, मतलब कि थर्ड पोजीशन में थर्ड जो ब्लॉक है यहां पर डेटा है, इसके आगे का ब्लॉक खाली है, ठीक है। अगर ऐसा रहे, मतलब कि फुल नहीं रहे, ये टॉप प्लस O1 इक्वल टू n नहीं रहे, उस केस में क्या करना है, हिल्स में क्या करना है, टॉप प्लस प्लस, टॉप को पहले इंक्रीमेंट करना है, टॉप यहाँ है ना, टॉप अब टी यहाँ चलाया, ठीक है, यहाँ मान लो फोर्थ है, ठीक, टॉप अब यहाँ चलाया, फोर्थ पर चलाया, टी को पहले प्लस प्लस किए, टी को हम प्लस प्लस पहले किए, उसके बाद एस ऑफ टॉप इक्वल टू एक्स, मतलब इस टॉप में, टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है वहां पर क्या स्टोर कर दिए हम, एक्स को स्टोर कर दिए, यहाँ क्या है, एक्स को हम स्टोर कर दिए, समझ रहे हो बात को, यहां पर क्या किए, हम एक्स को स्टोर कर दिए, मेरा पुश ऑपरेशन हो गया, पुश का मतलब यही था, स्टोर करना ही था ना, तो स्टोर करने से, स्टोर करने के जब हम स्टोर कर रहे थे, इस स्टोर करने पुश करने का पहला स्टेप हम क्या किए, हम चेक किए कि स्टैक कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवरफ्लो हो गया है, मतलब क्या स्टैक ऐसा तो नहीं कि पहले से ही फुल है, अगर पहले से ही फुल है, हम अपने डेटा को डालेंगे, डेटा मिस हो जाएगा। मान लो एक बकेट है 10 लीटर कैपेसिटी का, उसमें 10 लीटर पानी पहले से ही है, 1 लीटर अगर और डालेंगे तो क्या होगा, बाहर गिर जाएगा वो, पहले चेक करेंगे ना उसमें स्पेस है या नहीं है, बस वही काम यहाँ हम कर रहे हैं कि जब पुश करना है, एलिमेंट को पुश करना है, तो हम चेक कर ले रहे हैं कि जो स्टैक है, एरे के फॉर्मेट में जो स्टैक है ये फुल है या नहीं है, अगर फुल है तो हम प्रिंट करवाएंगे कि स्टैक ओवरफ्लो, मतलब की जगह नहीं है, नहीं आइटम को हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर डेटा को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर फुल नहीं है तो क्या करेंगे, हम डेटा को ऐड करेंगे, कैसे भाई, टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है तो वहां पर तो एलिमेंट है, तो टॉप प्लस प्लस किए, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उसके बाद का स्पेस तो खाली रहेगा, क्योंकि फुल तो नहीं है, पहले ही हम फुल वाला चेक कर लिए हैं, तो टॉप प्लस प्लस, टॉप जो यहाँ था इसके अगला तो खाली ही रहना है, तो टॉप को हम यहाँ लेकर चले आए, एक आगे बढ़ा दिए, उसको तो एस ऑफ टॉप इक्वल टू एक्स, ये क्या है, एरे में इस तरीके से ही स्टोर करते हैं ना, एस ऑफ टॉप, एरे का फॉर्मेट ही है ना, यहाँ पर बिग ब्रैकेट रहता है, यहाँ पर कोई नंबर रहता है, टॉप क्या है, टॉप मतलब क्या है, 4 है, तो एस ऑफ 4, एस ऑफ 4, एस ऑफ 4 इक्वल टू एक्स, एक्स को हम स्टोर कर लिए, यहाँ पर इंट एक्स इसको ही स्टोर करना था, तो एक्स को हम यहाँ पर स्टोर कर लिए, तो पुश ऑपरेशन क्लियर हो गया। अब पॉप देखो बहुत आसान लगेगा, एक बार कोड देख लिए पुश का, अब पॉप देखो बहुत आसान लगेगा, सिंपल देखो, पॉप में क्या है, इंट पॉप, इंट पॉप क्या है भाई, यहाँ पर वाइड पुश लिखा हुआ था, यहाँ पर पॉप में वाइड नहीं है, इंट है, इसका मतलब क्या है, पॉप कर रहे हैं तो एलिमेंट चाहिए हम लोग को, रिटर्न में चाहिए, जब ये पॉप इसका कोड जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम लोग को एक एलिमेंट रिटर्न में भी चाहिए, इसलिए इंट पॉप है, वाइड पॉप नहीं है। यहाँ क्या है कि पुश करने के बाद में हम लोग को नहीं कुछ चाहिए, पुश करते टाइम में ही टॉप का पोजीशन आगे बढ़ा देगा, बस काम खत्म, ठीक है, तो रिटर्न नहीं चाहिए था, तो वॉइड था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या है, इंट है, इंट रहने का मतलब क्या है कि इंटीजर टाइप का डेटा हमको चाहिए, अब रिटर्न में चाहिए इंटीजर टाइप का डेटा, ठीक है, तो रिटर्न चाहिए, ये फॉर्मेट है। उसके बाद हम देखो पॉप में क्या, कोड में हम आते हैं, कोड पर यहाँ क्या लिखा है, इफ टॉप -1 इक्वल टू -1, अगर टॉप -1 इक्वल टू -1 रहे, मान लो यहां भी डेटा नहीं है, 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 अगर ठीक है, यहां भी डेटा नहीं है, ठीक। अब इस केस में, अगर इस केस में करते कहीं भी डेटा नहीं है, कहीं भी डेटा नहीं है, अगर इसका मतलब क्या है कि यहां से हम स्टोर करना स्टार्ट करेंगे, टी अभी क्या है, टी इस पोजीशन में है, टी एकदम स्टार्टिंग में है, टी मतलब क्या हो गया, टी है एक तरीके से कि जीरो भी नहीं है, जीरो रहने का मतलब क्या है,
जीरो रहने का मतलब क्या है कि जीरो में t इक्वल टू जीरो है अभी, अगर मतलब कि जीरो में डेटा है, जीरो जो ब्लॉक है उसमें डेटा है, इसका मतलब यही हो गया, मतलब कि t है जो जीरो के भी स्टार्टिंग पोजीशन में है, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में है, इस एरे का एकदम स्टार्टिंग पोजीशन में है, जीरो भी नहीं है, ठीक है, जीरोथ ब्लॉक ये है, जीरो भी नहीं है, जीरो के स्टार्टिंग पोजीशन में। अब यहाँ क्या कर रहा है, चेक कर रहा है क्या, टॉप -1 इक्वल टू -1 अगर है, अब देखो टॉप यहाँ पर है, जीरो को एकदम स्टार्टिंग में है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा, -1 बन जाएगा। तो क्या है, इफ टॉप -1 अगर -1 है, इसका मतलब क्या है कि जब एक भी एलिमेंट ही नहीं है तो पॉप करना पॉसिबल है क्या, जब एक भी एलिमेंट नहीं है इसमें तो पॉप करना, डेटा को एक्सेस करना पॉसिबल है क्या, जब डेटा रहेगा तब ना एक्सेस करेंगे, जब डेटा ही नहीं है तो क्या करेंगे भाई, जब डेटा है ही नहीं इसमें स्टोर्ड, जब डेटा ही नहीं इसमें स्टोर्ड है, जब इस एरे में जो स्टैक के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, इस एरे में डेटा ही नहीं है स्टोर्ड है, तो हम क्या यहां से एक्सेस करेंगे, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि टॉप -1 इक्वल टू -1 रहे, जब टॉप में से अगर एक घटाने पर -1 अगर हो जा रहा है तो क्या प्रिंट करना है, स्टैक अंडरफ्लो, मतलब कि अंडरफ्लो हो गया, स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है। ये अंडरफ्लो क्या बता रहा है कि स्टैक में एलिमेंट नहीं है, स्टैक ऑलरेडी ब्लैंक है, वहां से एलिमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो अंडरफ्लो करके एग्जिट हो जाएगा, बाहर चला गया, इंड हो गया ये ऑपरेशन। ये जो फंक्शन है पॉप जो हम करने वाले थे, इंड हो गया, एग्जिट हो गया, यहाँ से सेम यहाँ भी था, स्टैक ओवरफ्लो करके यहाँ भी एग्जिट हो रहा था, भैया स्टैक ओवरफ्लो हो गया, जगह नहीं है, क्या है, बाहर चला जाएगा, ये फंक्शन खत्म हो गया। अब क्या वेट करेगा कि बाद में जब कभी यहाँ स्पेस खाली रहे फिर से पुश एक बार रन करेगा, सेम वही चीज यहाँ पॉप में भी है। यहाँ क्या है कि एक बार स्टैक अगर अंडरफ्लो हो गया तो एग्जिट कर गया है, फिर से वेट करेगा कि बाद में कोई एलिमेंट अगर स्टोर होगा, कोई एलिमेंट पुश होगा, बाद में हम उसको एक्सेस कर लेंगे। तो मान लो कुछ एलिमेंट पुश हुआ, फिर से यहाँ पर क्या हुआ, x y z ऐसे पुश हुआ, तो t यहाँ से देखो x आया तो t यहाँ चला आया, इस ब्लॉक को पॉइंट करने लगा, फिर इस ब्लॉक को, जबकि t कहाँ पर आ गया, t अभी यहाँ आ गया है, t इसको पॉइंट कर रहा है इस ब्लॉक को। यहाँ लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, पहले x आया, फिर y आया, फिर z आया, लास्ट एलिमेंट मेरा z है, यहाँ पर t अभी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो t यहाँ पर अभी पॉइंट कर रहा है, मतलब t का वैल्यू 2 है, सेकेंड ब्लॉक में कर रहा है, t -1 इक्वल टू -1 होता है क्या, नहीं होता है, मतलब कि स्टैक अंडरफ्लो नहीं रन करेगा, ठीक है। इसका मतलब कि बाहर इल्स पार्ट में करेगा, इल्स में क्या लिखा है, इंट x इक्वल टू s ऑफ टॉप, मतलब कि एक वेरिएबल हम x लिए हैं, इसमें क्या करना है, जो s ऑफ टॉप में है उसको यहाँ स्टोर करना है। s ऑफ टॉप में क्या है, टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, इस टॉप में क्या है, z है, z को कहाँ स्टोर करना है, z को हम यहाँ स्टोर कर लिए x में, यहाँ क्या है, इंट x में s ऑफ टॉप में जो एलिमेंट अभी है यहाँ पर, ये है ना टॉप, देखो ये है, इसमें जो एलिमेंट है z है, इसको कहाँ स्टोर करना है, x में स्टोर करना है, तो x में हम यहाँ से एलिमेंट लाए, z को यहाँ पर हम स्टोर कर लिए, ठीक है। उसके बाद में टॉप माइनस, अब देखो यहाँ से जब एलिमेंट को हम बाहर लेकर चले गए हैं तो यहाँ तो खत्म हो गया, अब एलिमेंट रहा नहीं यहाँ पर, मतलब क्या होगा, टॉप माइनस करेंगे, टॉप बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब क्या है, टॉप अब यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, टॉप यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है, टॉप यहाँ चला, क्यों कि अब टॉप मोस्ट एलिमेंट इस सिचुएशन में z खत्म हो गया, तो इस सिचुएशन में टॉप मोस्ट एलिमेंट y बचा है, इसके पीछे है x बचा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब टॉप को डिक्रीमेंट भी हम कर दिए, टॉप माइनस किए, मतलब कि डिक्रीमेंट बाई ओवन किए, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, माइनस है, पोस्ट डिक्रीमेंट इसको बोलते हैं, टॉप के बाद में माइनस है तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट बोलेंगे, अगर स्टार्टिंग में रहता तो प्री डिक्रीमेंट होता है, समझ रहे हो। इंक्रीमेंट में भी वही चीज है, यहाँ इंक्रीमेंट है, टॉप के बाद में है प्लस तो पोस्ट इंक्रीमेंट बोल रहे हैं, अगर इसके पहले रहता तो प्री इंक्रीमेंट बोलते, ये बात समझ गए। इसके बाद में क्या करेगा, रिटर्न x, क्यों, क्योंकि x में देखो यहाँ रिटर्न करा, यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं किया था, यहाँ रिटर्न नहीं किया, क्यों, जो डेटा है यहाँ स्टोर कर दिया, काम खत्म हो गया, यहाँ क्या है, रिटर्न भी करना है, इसके चलते ही यहाँ इंट लगा हुआ है, ठीक है। तो रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करेगा भाई, तो x को रिटर्न करेगा, क्यों कि x में वही डेटा है जो अभी हम पॉप किए थे, x में वही डेटा है जो अभी हम पॉप किए थे, समझिए बात को। तो यहां हो गया, तो पुश और पॉप का किस तरीके से कोड लिखना है वो समझ गए हम लोग, कोड कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, एरे के हेल्प से हम एक स्टैक को एरे के हेल्प से एक स्टैक हम यूज कर लिए यहाँ पर,
एक स्टैक को पर्टिकुलर एरे की हेल्प से हम यूज कर लिए, ठीक है। अब लेकिन ऐसा सोचो कि मान लो एक एरे एक ही एरे है कि मेरे पास में दो टाइप का स्टैक चाहिए, मेरे पास में दो टाइप का स्टैक चाहिए, क्योंकि दो फंक्शन है मेरे पास में, दो फंक्शन है और हमको दो स्टैक चाहिए, क्योंकि दोनों का डेटा अलग अलग है, दोनों का अपना अपना डेटा है, उस डेटा को हम मिक्स नहीं करना चाहते हैं, हम मिक्स नहीं करना चाहते हैं, समझ रहे हो। हम लोग के पास में दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शन है, उस दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैक चाहिए, S1 हो गया और S2 हो गया, उस दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैक चाहिए, ठीक है। ये बात हम लोग समझ रहे हैं। अब दोनों को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर स्टैक चाहिए, इसका मतलब क्या कि दोनों का डेटा को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली दोनों के लिए यही स्टैक हम यूज कर ले, अगर यही स्टैक यूज कर ले, तो यहाँ पर कभी S1 पुश कर रहा है, कभी S2 पुश कर रहा है। मान लो यहाँ पर A आया जो S1 का है, B आया जो S2 का है, फिर यहाँ पर C आया जो S1 का है, फिर मान लो B को पॉप करना है, S2 को पॉप करना है, इस फंक्शन को जब पॉप करेगा तो ये S1 वाला C को पॉप कर लिया, डेटा मिक्स हो गया ना। तो डेटा को मिक्स नहीं होने देना है, ठीक है। अपना अपना फंक्शन का डेटा है, तो डेटा हो सकता है इंटीजर टाइप ही डेटा मान लो है, फिर भी सब इंटीजर टाइप डेटा एक थोड़ा ही होता है। 5 का वैल्यू अलग है, 15 का वैल्यू अलग है, किसी का 5 स्टोर करना है, किसी का 15 स्टोर करना है। ब्लॉक का साइज सेम है, सेम साइज के ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो रहा है, समझ रहे हो बात को। सेम साइज का ब्लॉक है, ब्लॉक का जो साइज है, ये सब ब्लॉक का साइज सेम ही है। मान लो एरे टाइप का एलिमेंट हम यहाँ स्टोर कर, इसमें मतलब इंटीजर टाइप का एलिमेंट अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो ब्लॉक का साइज सेम है, लेकिन अपना अपना इंटीग्रल वैल्यू है ना। S1 का अपना है, S2 का अलग अपना है, समझ रहे हो। जैसे परसेंटेज में क्या करते हैं, रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, आर का वैल्यू क्या होता है, कुछ परसेंटेज में होता है, और उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट मतलब अगर प्रिंसिपल हम देखें, जो मेन मनी होता है कितना, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। रेट कभी सुने हो 1 लाख रेट? नहीं। रेट क्या है परसेंटेज में, 4%, 10%, 20%, 200%, इतना ही तक बढ़ेगा। मतलब एक का डेटा कुछ और है, इंटीजर टाइप ही, लेकिन एक का डेटा कुछ और है, एक का डेटा कुछ और है, दोनों को डेटा को हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर एक ही एरे है, उसमें एक से ज्यादा स्टैक को अगर इंप्लीमेंट करना रहे तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल स्टैक्स ऑन सिंगल एरे, समझ रहे हो बात को। इंप्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल स्टैक्स ऑन सिंगल एरे, या फिर विद द हेल्प ऑफ सिंगल एरे वी आर इंप्लीमेंटिंग मोर देन वन स्टैक, ठीक है। तो मान लो एक से ज्यादा स्टैक रहे, ठीक है, एक से ज्यादा स्टैक को यूज करना चाहते हैं एक ही एरे में हम लोग, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शन है, मान लो 2 से ज्यादा भी रह सकता है, 4 रहे, 10 रहे, एरे एक ही है, इसमें ही सब स्टैक हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल स्टैक कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि स्टैक को जब इंप्लीमेंट कर रहे थे एरे की हेल्प से, मतलब इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ स्टैक यूजिंग एरे था, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि सेम एरे में सिंगल एरे की हेल्प से हम लोग मल्टीपल स्टैक को इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि अगर मान लो एक से ज्यादा फंक्शंस है, मल्टीपल फंक्शन है, सबको स्टैक चाहिए। मल्टीपल फंक्शंस है, अपना इंडिविजुअल डेटा को स्टोर करने के लिए सबको अपना अपना स्टैक चाहिए। मेरे पास में एक सिंगल एरे ही है, तो क्या करेंगे, उस एरे को ही डिवाइड कर देंगे, उस एरे को ही, जो सिंगल एरे है, सिंगल एरे को डिवाइड करेंगे कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और जितना भी फंक्शन है सबको अपना अपना एक एक स्टैक हम दे देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो कैसे हम डिवाइड किए हैं। मान लो एक एरे मेरा है, एक एरे है, एस में स्टोर किए हैं बेस एड्रेस, तो मान लो एस मेरा एक एरे है, ठीक है, एस मेरा एक एरे है। इसमें क्या देख रहे हैं कि इस एरे में देखो पार्टीशन किया हुआ है इस तरीके से, यहां से देखो ये क्या है, पार्टीशन है, एक यहां से है, एक यहां से है, एक यहां से है, और ये लास्ट का एक है, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि मल्टीपल एरे हम कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्टैक हम सिंगल एरे में ही मल्टीपल स्टैक यूज कर सकते हैं। जैसे क्या, मान लो एक मेरा स्टैक ए बन गया, ठीक है, वन साइड में क्लोज है, वन साइड ओपन है, ठीक है, स्टैक के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। एक और मेरा स्टैक यहां पर ऐसे बन जाए, ठीक है, एक और स्टैक मान लो यहां ऐसे बन गया, ठीक है, उसके बाद एक और स्टैक ऐसा बन गया, ठीक है। कितना स्टैक टोटल बन रहा है,
टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स अगर देखते हैं S0, S1, S2, S3, टोटल 4 स्टैक्स हम लोग बना रहे हैं सिंगल एरे में। क्या तो क्या 4 ही बना सकते हैं? नहीं, 4 से ज्यादा बना सकते हैं। 4000 बना लो, 4 लाख बना लो, क्या फर्क पड़ता है? वो एरे के साइज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एरे के साइज पर डिपेंड करेगा और कितना साइज एक स्टैक का लेने जा रहे हैं। ठीक है, मान लो इस एरे का साइज के बारे में अगर बात करते हैं तो इस एरे का साइज कितना है? देखो फर्स्ट ब्लॉक है वो नंबर कितना है? 0 से लेकर लास्ट ब्लॉक है 19, मतलब क्या 19 प्लस 0 वाला 20, मतलब कि इसका 20 साइज है ब्लॉक का। मान लो ऐसा स्टैक हम लेते हैं जिसका साइज 2 ही रहे, एक स्टैक का साइज अगर 2 ही रहे तो टोटल कितना स्टैक पॉसिबल है? टोटल 20 है साइज एरे का, टोटल एरे का साइज है 20 और एक स्टैक का साइज है 2 ले रहे हैं, मतलब 2 साइज का ही स्टैक ले रहे हैं। अगर 20/2 इक्वल टू 10, मतलब 10 स्टैक्स पॉसिबल है, 10 स्टैक्स पॉसिबल है। ठीक है, हम ले सकते हैं ऐसे। सेम वही चीज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या है n इक्वल टू 20, मतलब साइज ऑफ एरे। एरे के साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या है n इक्वल टू 20, क्या है एरे का साइज है। फिर उसके बाद में m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4 क्या है? कितना नंबर ऑफ स्टैक्स हम यूज करने जा रहे हैं, कितना नंबर ऑफ स्टैक्स हम इस एरे के हेल्प से हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। क्या है m इक्वल टू 4, क्या है नंबर ऑफ स्टैक्स। ठीक, उसके बाद क्या है n/m किए हैं, मतलब जो एरे का साइज है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टैक हम किए हैं, उससे हमको क्या मिलेगा? एरे का साइज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टैक से हम लोग को मिल गया साइज ऑफ सिंगल एरे। तो साइज ऑफ सिंगल स्टैक, सॉरी एरे तो है ही, एरे को हम स्टैक में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि साइज ऑफ ईच स्टैक, मतलब सब जितना भी स्टैक है इंडिविजुअल, जितना भी स्टैक है इंडिविजुअल, सबका इंडिविजुअल साइज हम लोग को मिल गया। ठीक है, यहां देख लिए। इसके बाद में देखते हैं क्या कि इस एरे में स्टैक को किस तरीके से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं हम लोग। देखो एरे एक ही है और स्टैक कितना है? मल्टीपल है। टोटल स्टैक नंबर ऑफ स्टैक कितना है? नंबर ऑफ स्टैक है m इक्वल टू 4, मतलब 4 स्टैक यूज कर रहे हैं। क्या क्या है? S0, S1, S2, S3। ठीक है, अब स्टैक यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट मीनिंग होगा कि एक टॉप नाम का एक वेरिएबल भी अटैच होता है। सब स्टैक में एक टॉप वेरिएबल होता है। टॉप वेरिएबल क्या बताएगा? टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द, या फिर पोजीशन ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, यही बताएगा ना। समझ रहे हो? स्टैक है, इसका मतलब क्या है कि टॉप वेरिएबल रहना ही रहना है। क्यों? क्योंकि जब हम पुश करेंगे तो टॉप जहां पॉइंट कर रहा होगा उसको एक इंक्रीमेंट करके पुश करते हैं। जब पॉप करेंगे तब टॉप जिसको पॉइंट करा उस एलिमेंट को पॉप करेंगे, उसके बाद टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। यही काम करते हैं ना। पहले जब पुश करते हैं तो इंक्रीमेंट करते हैं टॉप को, फिर स्टोर करते हैं डेटा को। जब पॉप करना होता है तो टॉप के डेटा को हम पॉप करते हैं, फिर उसको टॉप को डिक्रीमेंट करते हैं, तो टॉप माइनस माइनस करते हैं। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन जो होता है वो टॉप पर होता है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी स्टैक होगा, एक बात तो पक्का है कि एक टॉप नाम का वेरिएबल जरूर रहना है। ठीक है, मतलब कि सोचो, सिंपल देखते हैं क्या कि इस S0 स्टैक है, एक स्टैक है जिसका नाम S0 है, एक स्टैक है जिसका नाम S0 है। इसका टॉप कहां पर रहेगा? इनिशियली जब इंप्टी है तब टॉप कहां रहेगा, तब हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, जब इंप्टी है तो ये भी इंप्टी है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, तो यहां भी नहीं रह सकता। यहां पर 0 पर रहने का मतलब क्या हो गया? अगर 0 पर रह रहा है टॉप, इसका मतलब क्या कि 0th प्लेस में कोई एलिमेंट है। 0 पर अगर टॉप है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि 0th प्लेस में कोई एलिमेंट है। जबकि हम अभी क्या बता रहे हैं कि ये जो स्टैक है ये इंप्टी है, एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? टॉप का पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे? टॉप के पोजीशन को फाइंड करके देखो क्या तरीका है कि अगर 0th स्टैक है, अगर 0th स्टैक है तो क्या करेंगे? टॉप इक्वल टू क्या करना है? 0th स्टैक है तो 0 इंटू 20/4। 20/4 क्या था? क्या बता रहा था? साइज ऑफ ईच स्टैक को बता रहा था। साइज ऑफ ईच स्टैक को मतलब क्या? 0 इंटू साइज ऑफ ईच स्टैक माइनस 1। इसे क्या मिला? 0 इंटू ये 5 इसका वैल्यू है, 0 इंटू 5 0 हो गया, -1। यहां क्या मिला? -1। मतलब क्या? 0th स्टैक है, 0th स्टैक जो है, 0th स्टैक है, उसका टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? कौन से पोजीशन को? -1 को पॉइंट कर रहा है। 0th स्टैक का टॉप कहां पर है? -1 पर है। ठीक है, ये देख लिए। अब मान लो S1 है, फर्स्ट वाला जो स्टैक है,
इसका टॉप कहां रहेगा भाई? सिंपल देखो, इसका टॉप 5 पर तो नहीं रह सकता है, क्योंकि देखो 5 से स्टार्ट है। S1 क्या है? S1 क्या है? यहां से लेकर यहां तक S1 है, कहां से? 5 से लेकर 9 तक, ठीक है। अगर 5 पर इसका टॉप रहेगा, इसमें मतलब क्या बता रहे हैं कि 5th वाला जो प्लेस है, 5 जो पोजीशन है, इसमें एक एलिमेंट है, तो यहां तो नहीं रह सकता है, ये बात पक्का है। तो कहां रहेगा भाई? इसके लिए क्या फॉर्मूला है? अगर फर्स्ट स्टैक है तो 1 इंटू स्टैक का साइज कितना है? 20/4। कितना हो गया? 1 इंटू 20/4 5, 1 इंटू 5 तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4 हो गया। 4 कहां पर है? 4 देखो यहां पर है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी स्टैक का टॉप वेरिएबल है जो उसके पिछला स्टैक का लास्ट वाले पोजीशन पर रहेगा। समझ रहे हो? जैसे S0 है, S0 कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 4 तक है। S0 है जो 0 से लेकर 4 तक है, और S1 का टॉप कहां गया है? S1 का टॉप गया है 4 पर। इसका मतलब क्या हो गया कि S1 का टॉप है जो इसके जस्ट पहले वाला जो स्टैक रहेगा उसका लास्ट पोजीशन पर रहेगा। क्योंकि अगर अपना फर्स्ट पोजीशन पर रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक डेटा यहां पर है, जबकि अभी क्या बोल रहा है कि एम्प्टी है, एक भी डेटा नहीं है। ठीक है, ये देख लिए हम लोग कि स्टैक का ये जो S1 स्टैक है, इसमें टॉप का पोजीशन क्या है। उसके बाद और भी देखते हैं। मान लो सेकंड स्टैक है, ठीक, मान लेते हैं सेकंड स्टैक है, तो सेकंड स्टैक में क्या है? अगर इससे टॉप के पोजीशन को हम देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 2 इंटू साइज ऑफ स्टैक -1, तो 2 इंटू 5 -1, 10 -1 इक्वल टू 9 आया। मतलब क्या है? 9th पोजीशन पर टॉप रहेगा किसका? S2 का। समझ रहे हो? सेकंड नंबर जो है स्टैक, देखो 0th से स्टार्ट हुआ है, 0th नंबर स्टैक है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, तो T2 का पोजीशन कहां पर मिलेगा? T2 का पोजीशन है 9 कौन सा पोजीशन है? इसके जस्ट पहले वाले स्टैक का लास्ट पोजीशन है, क्योंकि S1 कहां से कहां तक है? 5 से लेकर 9 तक है। समझ रहे हो? टॉप इनिशियली टॉप कहां है? इनिशियली टॉप कहां पर है? जस्ट पीछे, जस्ट जो पहले का स्टैक है उसके लास्ट ब्लॉक में, जस्ट जो पहले का स्टैक है उसके लास्ट ब्लॉक में। ठीक है, सेम वैसे ही देखेंगे। अगर S3 के लिए हम देखते हैं तो T3 का पोजीशन क्या है भाई? 3 इंटू 5 -1, 15 -1 14 हो गया। मतलब 14 क्या है? इसके जस्ट पहले वाला जो स्टैक है इसका लास्ट पोजीशन है, जस्ट पहले का जो स्टैक है उसका लास्ट पोजीशन है। सेम अगर स्टार्टिंग से हम देखना चाहेंगे तो स्टार्टिंग में क्या था? यहां से स्टार्ट हो रहा है S0, जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले यहां पर क्या रहेगा? जस्ट पहले टॉप रहेगा। जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके जस्ट पहले कब? इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली। ठीक है, तो यहां पर देखो इसके जस्ट पहले S1 है जो 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जस्ट पहले कौन सा ब्लॉक है? 4 है, इसलिए 4 पर आया। यहां पर क्या है? S2 10 से स्टार्ट हो रहा है, इसके जस्ट पहले कौन सा ब्लॉक है? 9 है, तो 9 पर आया। यहां पर क्या है? S3 यहां से स्टार्ट हो रहा है 15 से, इसके जस्ट पहले कौन सा ब्लॉक है? 14 है, तो क्या है? 14 आया। समझ रहे हो बात को? सेम इसी तरीके से मान लो 10th स्टैक रहता, ठीक है, यहां पर 10th का स्पेस नहीं है, लेकिन मान लेते हैं मेरा एरे का साइज और भी बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है, तो मान लो 10th स्टैक रहता, तो 10th स्टैक का T10 जो होगा, T10 का पोजीशन क्या रहता भाई? टॉप ऑफ 10th स्टैक क्या पोजीशन रहता? 10 इंटू 5 -1, मतलब कि 50 -1, 49th जो ब्लॉक होगा उसको पॉइंट कर रहा होता 10th स्टैक का टॉप। कब? इनिशियल कंडीशन में, जब एम्प्टी होता। ये जितना भी टॉप का पोजीशन जो अभी तक बताए हैं ये कब है? जब सारा स्टैक एम्प्टी है तब का है। मान लो, अब देखो, मान लो एज्यूम करो कि S2 में हम एक डेटा को डाल रहे हैं, एक डेटा हम पुश कर रहे हैं, ठीक है, डेटा हम पुश कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। क्या करेंगे? S2 में क्या करेंगे? अगर डेटा को डालना है, सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं? सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। ओवरफ्लो कब होगा भाई? जब टॉप यहां चला है, T2 जब यहां चला है 14 पर। T2 कहां चला है? जब 14 पर चला है, मतलब कि 14 में एलिमेंट है। S2 कहां से कहां तक है? 10 से लेकर 14 तक ही है। मतलब पहले यहां एलिमेंट आया होगा, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा, फिर यहां आया होगा। तो जब हम पुश ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे कि ये स्टैक है जो कहीं ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। यही काम कर भी रहे थे हम लोग, देखे भी हैं। तो यहां पर चेक करेंगे कि टॉप जो है, S2 का टॉप है, T2 है जो 14 को पॉइंट तो नहीं कर रहा है, इसको हम चेक करेंगे। अब 14 क्या है भाई?
14 क्या है? 14 वही पोजीशन है जिसको इनिशियल कंडीशन में AS3 का टॉप पॉइंट कर रहा था। देखो AS3 का टॉप क्या था? T3 किसको पॉइंट कर रहा है? 14 को। T3 किसको पॉइंट कर रहा है? 14 को। मतलब क्या है? हम चेक करेंगे कि S2 है जो ओवरफ्लो तो नहीं है, मतलब ऑलरेडी फुल तो नहीं है। तब क्या चेक करेंगे? T2। अब अगला का टॉप यहां पर है, इससे क्या रिलेशन है? अभी कोड में आएगा, अभी कोड बताएंगे, समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, अभी जानो कि नेक्स्ट का टॉप है, जहां पर लास्ट कंडीशन में टॉप यहां पर पॉइंट कर रहा है S2 का। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां नहीं पॉइंट कर रहा है अभी, मान लेते हैं कि फिलहाल यहां एम्प्टी है, 10 पर है। हम पुश करना चाहते हैं ए को स्टोर करना चाहते हैं। क्या होगा? ए इस साइड से आया, ऐसे आया, यहाँ ए स्टोर हो गया। फिर बी को हम पुश करना चाहते हैं तो बी यहां पर स्टोर हुआ, मतलब कि पहले T2 यहां पर चला आया, एक स्टोर किए तो T2, उसके बाद में T2 कहां चला आया? T2 यहां चला आया जब B को हम स्टोर किए हैं। T किसको बता रहा है? T2 किसको बता रहा है? टॉप मोस्ट एलिमेंट को बता रहा है अभी। ठीक है, जब यहां पर एक और स्टोर करेंगे, मान लो C को स्टोर करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? T2 यहां चलाएगा, आगे बढ़ जाएगा फिर से। ठीक है, मान लो C को यहां स्टोर कर दिए। ये क्या था? ये कौन सा ऑपरेशन था? ये भाई था पुश ऑपरेशन था। ठीक है, ये क्या है? पुश ऑपरेशन है। उसके बाद में और भी पुश मान लो करते हैं, यहां पर हम पुश किए हैं D और E हम पुश कर दिए। ठीक है, तो T2 यहां आया, फिर उसके बाद में T2 यहां चला आया, यहां पर क्या है? E पुश कर दिया, मतलब C के बाद D E हम पुश कर दिए। उसके बाद में जब F हम पुश करने आते हैं, F जब हम इसे पुश करने आते हैं S2 में, तो क्या देखते हैं? F जब हम पुश करने आते हैं यहां पर, तो क्या देखते हैं कि T2 है जो 14 पर है, T2 है जो पहले से 14 पर है, और S2 का साइज क्या है? 10 से लेकर 14 तक ही साइज है इसका। S2 है जो 10 से लेकर 14 तक है, साइज 5 ही है, 5 एलिमेंट्स पहले से ही है। मतलब क्या कि जब F आएगा तो ये स्टोर नहीं होगा। F के प्लेस में क्या प्रिंट हो जाएगा? ओवरफ्लो प्रिंट हो जाएगा। F के प्लेस में क्या प्रिंट होगा? ओवरफ्लो, मतलब स्टैक ओवरफ्लो। एक बात नोटिस करो, जब S2 में हम पुट कर रहे थे, S2 में जब हम पुट कर रहे हैं तो क्या देखे हम लोग कि इसमें 5 डेटा आ गया, तो इसका छठा डेटा जब 6 डेटा आया है तो ये स्टोर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टैक है जो ओवरफ्लो हो गया है। ठीक, अब एक और चीज नोटिस करो, जब ये ओवरफ्लो हुआ है तब यहां पर कितना डेटा है? 0 है, एम्प्टी है, यहां भी एम्प्टी है, यहां भी एम्प्टी है। मतलब क्या? इस एरे में अभी बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है। इस एरे में बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है स्टैक के फॉर्मेट में, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को एक एरर मैसेज मिल गया है ओवरफ्लो, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टैक है जो फुल हो गया है। एक पर्टिकुलर स्टैक फुल हो गया है, इसके चलते हम लोग को ओवरफ्लो का मैसेज मिल गया है, जबकि इस एरे में और भी बहुत सारा स्पेस अभी खाली है जहां हम स्टोर कर सकते थे। इसका मतलब क्या हो गया? इस एरे का जो यूज कर रहे हैं हम लोग, जो एरे का हम यूज कर रहे हैं, इफिशिएंटली नहीं कर रहे हैं। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि सही तरीके से यूज करना, जितना मैक्सिमम आउटपुट है मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए, इफिशिएंट यूज होता है, इसी को बोलते हैं इफिशिएंटली यूज करना। यहां पर क्या है कि बहुत सारा स्पेस खाली है, बस एक स्पेस इसका भर गया है, स्पेस S2 फुल हो गया है, तो क्या मिल रहा है? एरर मैसेज मिल रहा है, हम नहीं स्टोर कर सकते हैं नया डेटा। मतलब क्या है? इफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं है। जब कभी भी 2 से ज्यादा अगर हम स्टैक को यूज करते हैं तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन उतना नहीं कर पा रहे हैं। मल्टीपल मान लो यहां पर कितना स्टैक लिए हैं? 4 स्टैक लिए हैं, तो इफिशिएंटली हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये हम लोग देख लिए। अब उसके बाद आते हैं कोड पर हम आते हैं। ठीक है, पुश देख लिए कैसे पुश करना है, ये हम समझ गए बेसिक चीज। मान लो यहां से पॉप करना रहे मान लो, तो पहले S3 से हम पॉप करते हैं। तो S3 का टॉप कहां पॉइंट कर रहा है? 14 पर पॉइंट कर रहा है। 14 कौन है? इसके जस्ट पहले वाला स्टैक का लास्ट ब्लॉक है। ठीक है, S जब 14 पर, S का जो S3 का टॉप है जो 14 पर पॉइंट कर रहा है, मतलब कि एक भी एलिमेंट नहीं है। जब पॉप करेंगे अभी तो क्या मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा अंडरफ्लो। हम लोग को अंडरफ्लो मिल गया। नहीं पॉप हो सकता है। जब यहाँ पर अंडरफ्लो मतलब क्या हो गया कि यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं है, तो अंडरफ्लो हो गया। अगर यहाँ पर पॉप करते हैं S2 में अगर हम पॉप करते हैं तो क्या मिलेगा? पॉप करेंगे तो एलिमेंट क्या मिलेगा? E मिलेगा। हम लोग को एलिमेंट E मिलेगा। T2 यहां से कट के T2 अब D को पॉइंट करने लगा, मतलब यहाँ एक स्पेस खाली हो गया। पॉप भी कर लिए। कैसे पॉप करना है, पुश करना है, बेसिकली हम लोग स्ट्रक्चर में देख लिए। अब कोड पर आते हैं। कोड में देखो क्या है भाई, जब पुश करना है void push x
एक्स मतलब जो डेटा हम लोग को पुश करना है, आई मतलब ith स्टैक में पुश करना है। आई का वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू 0 है, आई का वैल्यू 1 2 3 ऐसा आई का वैल्यू है। ठीक है, एस आई के लिए वही काम यहां पर किए हैं। देखो आई के लिए जब ith में हम लोग को पुश करना है तो ith में क्या है, देखो यहां पर क्या है, ith स्टैक इनिशियल टॉप ऑफ स्टैक। तो इनिशियल कंडीशन में टॉप जो रहेगा किसको पॉइंट कर रहा होगा? ith स्टैक के लिए अगर हम पुश करने जा रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन में ith स्टैक का टॉप कहां पर रहेगा? इनिशियल कंडीशन हो जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कहां पर रहना है भाई? i इंटू n माइनस n बाई एम माइनस 1, मतलब ये क्या है? साइज ऑफ स्टैक है। i इंटू साइज ऑफ स्टैक माइनस 1, यही कर रहे हैं ना। मतलब क्या, यहां पर अगर S1 के लिए देखो तो 1 इंटू साइज ऑफ स्टैक माइनस 1 इनिशियल कंडीशन है। यहां पर S2 के लिए देखो 2 इंटू साइज ऑफ स्टैक माइनस 1, वही ith है तो i इंटू साइज ऑफ स्टैक माइनस 1। समझ रहे हो बात को? i इंटू साइज ऑफ स्टैक माइनस 1 मतलब क्या है कि टॉप कहां रहेगा? इस एरे के लिए अगर इस स्टैक के लिए हम देख रहे हैं तो इसके पिछला वाला जो स्टैक है उसका लास्ट एलिमेंट पर रहेगा। लास्ट एलिमेंट नहीं बोल सकते, लास्ट ब्लॉक बोलेंगे, एलिमेंट तो नहीं है यहां पर, लास्ट ब्लॉक हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या दिख रहा है? इसके पिछले वाले का लास्ट ब्लॉक में रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पुश करना है इफ ti इक्वल टू i प्लस 1 इंटू n बाई एम माइनस 1। क्या चेक कर रहा है? टॉप के लिए एक कंडीशन चेक कर रहा है। जब हम पुश करने गए हैं तो टॉप के लिए एक कंडीशन चेक कर रहा है। क्या कंडीशन चेक कर रहा है? देखो एक बार इस कंडीशन को हम लोग यहां पर समझेंगे कि क्या कंडीशन चेक कर रहा है। मान लो यहां पर S2 है जो कब यहां पर ओवरफ्लो प्रिंट करवाया था भाई? जब S2 का टॉप T2 था जो यहां पॉइंट कर रहा था। T2 जब यहां चलाया था, यहां पर मान लो E डेटा स्ट्रक्चर था, अब मान लो F आ गया है, F आया। T2 जब यहां पॉइंट कर रहा था तब उस केस में हम लोग को ओवरफ्लो मिला था। मतलब F के बाद मान लो G को हम पुश करना चाहते हैं, F यहां पर है, अब G को हम पुश करना चाहते हैं। ठीक है, अब पुश करेंगे G को तो हम लोग को मैसेज मिलेगा ओवरफ्लो। क्यों? क्योंकि T2 अब इस एरे ये जो है स्टैक है, इस स्टैक का लास्ट ब्लॉक में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में स्पेस नहीं है। इस ब्लॉक को एक और नाम से हम क्या जानते हैं? इस ब्लॉक को हम एक और नाम से कैसे जानते हैं? ये जो 14 है कहां से आता है भाई? 3 इंटू साइज ऑफ स्टैक माइनस 1 करने पर भी 14 आता है। मतलब कि अगला जो स्टैक है, इसके आगे वाला जो स्टैक है, इसका इनिशियल कंडीशन में जब इंप्टी होता है तब इसका टॉप इसको पॉइंट कर रहा होता है, किसको? 14 को। ठीक है, मतलब क्या, यहां पर 2 इंटू 20/4 किए हैं, यहां पर क्या है? 3 इंटू 20/4 किए हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1 इंटू 20/4 माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं ना। 2 प्लस 1 इंटू 20/4 माइनस 1 ये लिख सकते हैं। तो मान लो 2 है जो i का वैल्यू अगर 2 है, i का वैल्यू अगर 2 है तो क्या हो गया? i प्लस 1 इंटू 20/4 माइनस 1 क्या हुआ? 3 इंटू 5 इंटू 3 15 माइनस 1 14 आ गया। ठीक है, मतलब 14 पर S2 का टॉप है जो 14 को अगर पॉइंट कर रहा हो तो क्या देना है? ओवरफ्लो मैसेज देना है। यही बात हम कर रहे हैं। तो इस ब्लॉक को फाइंड करने के लिए कौन सा ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है? 14 को फाइंड करने के लिए क्या किए हम लोग? सेकेंड वाला स्टैक लिए हैं तो 2 प्लस 1 कर दिए हैं। मतलब इसके अगला स्टैक का इनिशियल कंडीशन में जहां टॉप रहता है, यही देख रहे हैं। 2 प्लस 1 किए, बस वही काम यहां कर रहे हैं। क्या, जब ith स्टैक हम ले रहे हैं तो ti जब हम लोग को देखना है तो क्या कर रहे हैं? i प्लस 1, मतलब कि i प्लस 1 स्टैक के लिए हम देख रहे हैं। जब ith स्टैक में जब हम पुश करने जा रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं कि i प्लस 1 उसके अगला जो स्टैक है उसका इनिशियल कंडीशन में जो टॉप जहां पर रहता है वहां पर अभी टॉप नहीं ना है। मतलब क्या, अगला जो स्टैक है इसका इनिशियल कंडीशन में टॉप रहता है 14 पर। तो मेरा जो पॉइंटर है, मेरा जो टॉप है S2 का, मेरा टॉप वहां पर ही तो नहीं है जहां पर इसका टॉप रहता है। अगर इसका टॉप जहां रहता, अगले वाले का टॉप जहां रहता, अगर वहां पर है 14 पर, मतलब कि 14 फुल है। इसके बाद में इस स्टैक में स्पेस नहीं है, मतलब क्या ओवरफ्लो देना है। बस यही चीज यहां चेक किए हैं क्या कि ti इक्वल टू चेक कर रहे हैं, डबल इक्वल टू है मतलब कि चेक कर रहे हैं हम लोग, क्या कंपेयर कर रहे हैं। क्या है? i प्लस 1 इंटू साइज ऑफ स्टैक हो गया, ये क्या है? साइज ऑफ स्टैक माइनस 1। अगर एक कंडीशन फुलफिल रहे, अगर ऐसा हो कि ti टॉप ऑफ ith स्टैक टॉप ऑफ सेकेंड स्टैक है जो किसको पॉइंट कर रहा है? उस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जो ब्लॉक
2 + 1 × 20/4 -1 मतलब कि अगले वाले का टॉप जिसको इनिशियल कंडीशन में पॉइंट करता है, अगर ऐसा कर रहा है तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ स्टैक ओवरफ्लो, प्रिंट करना है स्टैक ओवरफ्लो हो गया। समझ रहे हो बात को? अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, जैसे क्या, मान लो यहाँ एफ को पॉप कर लिए तो T2 इसको पॉइंट कर रहा है, यहां पॉइंट कर रहा है 13 पर, ठीक है, तो अगले वाले का टॉप 14 पर है, T2 इसको पॉइंट कर रहा है 13 पर, मतलब कि एक ब्लॉक खाली है, 13 को पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या कि यहां तो डेटा है लेकिन अगला खाली है अभी। क्यों? क्योंकि T2 और T3 का इनिशियल कंडीशन सेम अभी नहीं है, T3 का इनिशियल कंडीशन यहां पर आता है, T2 यहां है, सेम नहीं है दोनों, मतलब क्या, ये दोनों सेम नहीं है। इफ कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो क्या करेंगे, इल्स पार्ट में जाएंगे और ti को प्लस प्लस करेंगे, और T2 यहां है तो यहां से मूव करके T2 को हम यहां लाएंगे 14 पर, इसको हम हटा लेंगे, T2 14 पर आया, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, ti प्लस प्लस किए, उसके बाद में s ऑफ ti इक्वल टू x, x कहां स्टोर कर दिए भाई, s ऑफ ti में, s ऑफ ti कैसे स्टोर, s ऑफ ti क्यों लिखे, क्योंकि एक्चुअली तो ये एरे है ना, एक्चुअल में तो एरे है, तो एरे में क्या होता है, s ऑफ 5 इक्वल टू 10, मतलब फिफ्थ ब्लॉक जो है इसका, उसमें 10 डेटा को स्टोर कर लेना है, बस वही काम कर रहे हैं। s ऑफ ti, ti जिसको पॉइंट कर रहा होगा, ti मतलब ith स्टैक का जो ti है, तो सेकंड स्टैक का जो ti है T2 हो गया, T2 जिसको पॉइंट कर रहा होगा अभी इस ब्लॉक में क्या स्टोर कर देंगे, इस ब्लॉक में हम x को स्टोर कर लिए, x को यहां स्टोर कर लिए, हो गया काम, ठीक है। एक और चीज देखो, यहां पर जब यहां पर स्टैक ओवरफ्लो करेगा तब यहां पर एग्जिट भी हो जाएगा, ये भी जान लो, जब स्टैक ओवरफ्लो कर रहा है उसका तो कोई काम नहीं करने के लिए है, तो क्या है, यहां से फंक्शन से बाहर चला गया, एग्जिट हो गया, अगर नहीं कर रहा है तो इल्स पार्ट में यहां स्टोर कर लेगा। तो टाइम कितना लगा इसमें भाई, ये टोटल जो काम कर रहे हैं इसमें टाइम कितना लगा है, इसमें लूप है क्या, कहीं पर कहीं भी लूप दिखा है क्या, यहाँ पर क्या है, इफ में एक कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है, ट्रू होता है इफ का कंडीशन तो ये प्रिंट कर लेते हैं, अगर फॉल्स होता है इसके बाहर में जाते हैं, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्टोर कर रहे हैं, लूप नहीं है, लूप नहीं है मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करना है। जब कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम रन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि टाइम भी जो लगना है, जो कांस्टेंट लगेगा कितना, बिगो 1 EC मतलब क्या है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, EC मतलब क्या हो गया, एवरी केस, चाहे बेस्ट केस बोलो या वर्स्ट केस बोलो या फिर एवरी केस मतलब एवरेज केस बोल लो, ठीक है। एवरी केस में हमेशा ही बिगो 1 टाइम लगेगा। लास्ट जो हम पुश पॉप बता रहे थे, इसके पहले एक जो हम पुश पॉप बताए थे, वहां पर क्या था कि एक एरे को एक स्टैक में ही यूज कर रहे थे, मतलब एक स्टैक के लिए कंप्लीट एरे को हम यूज कर रहे थे, वहां पर भी जब हम पुश पॉप ऑपरेशन कर रहे थे उसका भी टाइम बिगो 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सेम चीज वहां भी तो था, सेम चीज था ना, यहाँ जो कंपेयर कर रहे हैं, इफ ti इक्वल टू a किए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्टैक का लास्ट ब्लॉक को पॉइंट करना, वहां पर हम क्या कर रहे थे, ti इक्वल टू हम क्या कर रहे थे, ti इक्वल टू ti प्लस 1 इक्वल टू n कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। इसे इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, ti इक्वल टू n माइनस 1, लास्ट ब्लॉक क्या था, n माइनस 1 था, यहाँ पर n का वैल्यू 20 है, जीरो से लेकर कहां तक गया है, n माइनस 1 तक गया है, 19 तक गया है, बस यही काम हो रहा है। इसका मतलब क्या था कि वहां पर भी हम सेम कंडीशन को चेक किए हैं, कुछ और नहीं चेक किए हैं, लास्ट ब्लॉक वहां भी देखे हैं, क्या ti प्लस 1 इक्वल टू n, मतलब ti इक्वल टू क्या रहना चाहिए, यहाँ डबल इक्वल टू है, चेकिंग था, डबल इक्वल टू क्या है, ti इक्वल टू n माइनस 1 होना चाहिए, अगर ऐसा था तो ओवरफ्लो प्रिंट हो रहा था। समझ रहे हो बात को? अब क्या कर रहे हैं, मल्टीपल स्टैक जब आ गया है तो सब स्टैक के लिए इंडिविजुअली टॉप को हम चेक कर रहे हैं, सब स्टैक के लिए इंडिविजुअली हम टॉप को चेक कर रहे हैं। टॉप का चेक करने का कंडीशन यहाँ पर देखो गिवन है, ठीक है, सबका टॉप को इंडिविजुअली हम चेक कर रहे हैं, ठीक। वही काम यहाँ पर देखो, यहाँ क्या कांस्टेंट टाइम लगा, वहां भी टाइम कितना लगेगा, कांस्टेंट ही लगेगा, चाहे पुश ऑपरेशन हो या फिर पॉप ऑपरेशन हो, पुश और पॉप दोनों में ही सेम टाइम लगना, बिगो 1 लगना, एवरी केस के लिए, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, तीनों केस के लिए ही। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को हम रन करवा रहे हैं, तो कांस्टेंट लगेगा, लूप रहेगा तब टाइम वेरी करेगा, ठीक है, लूप यहाँ है ही नहीं, ठीक है। सेम ऐसे ही देखते हैं, क्या पॉप करना है, मतलब डेटा को रिट्रीव करना है, पॉप करना है। जब पॉप करना है तो क्या कर रहे हैं, इंट पॉप में इंट क्यों लगा है, हम लोग को वैल्यू रिटर्न करना है पॉप करने के बाद में, ठीक है, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करना है, इसलिए पॉप में एक इंट हम पहले यूज कर लिए हैं। उसके बाद क्या है भाई,
कहां से करना है? ith वाले स्टैक से करना है, ith स्टैक से करना है। मान लो ith स्टैक मेरा s1 है, i इक्वल टू 1 है, मान लो i इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहां पर ऐसा है इंट y, एक वेरिएबल हम y लिए, ठीक, एक वेरिएबल मान लो, यहां पर एक वेरिएबल ले लिए, y ले लिए, y में हम कुछ स्टोर करेंगे बाद में, ठीक है। क्या स्टोर करेंगे? जो डेटा को हम रिट्रीव करेंगे, जो भी डेटा हम एक्सेस करने वाले हैं उसको यहां स्टोर कर लेंगे, मेरे काम का आ जाएगा, ठीक है। बस वही काम करेंगे। उसके बाद में क्या है? इफ ti इक्वल टू i इंटू एन बाई एम माइनस 1, ये कंडीशन देखो क्या था? इफ ti इक्वल टू i इंटू एन बाई एम माइनस 1, ti इक्वल टू, यहां पर क्या है देखो, ti इक्वल टू i इंटू एन बाई एम माइनस 1, ये क्या कंडीशन को शो करता है? ये क्या कंडीशन को शो करता है? इनिशियल कंडीशन को। जब एम्प्टी है स्टैक तब टॉप कहां पॉइंट कर रहा होगा? जैसे क्या है कि 1 वाले में है तो i की जगह पर 1 कर दिए तो क्या बन गया? n बाई एम, n कितना है? 20/4 माइनस 1, 20/4 माइनस 1, यहां पर देखो फोर्थ को पॉइंट कर रहा है। ये क्या है? इनिशियल कंडीशन है। कब? जब एम्प्टी रहता है स्टैक। जैसे ये स्टैक 5 से शुरू हुआ है, इसका वैल्यू 4 है, मतलब 4 यहां पॉइंट करा इसके जस्ट पहले, मतलब कि इस स्टैक में कुछ भी नहीं है, ठीक। जब कुछ भी नहीं है तो पॉप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं पॉप। इसका मतलब क्या हो गया? इस केस में क्या करेंगे? प्रिंट करवाना है स्टैक अंडरफ्लो, मतलब कि स्टैक में कुछ भी डेटा नहीं है पॉप करने के लिए, स्टैक से हम पॉप नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब क्या हो गया? स्टैक अंडरफ्लो हो गया और उसके बाद में एग्जिट कर जाना है, पर डेटा ही नहीं है, नहीं पॉप कर सकते हैं, एग्जिट कर जाएंगे हम इस फंक्शन से। ये जो पॉप फंक्शन है इससे बाहर चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लो ये कंडीशन फॉल्स रहे, जो इफ का कंडीशन है अगर फॉल्स रहे, फॉल्स रहने का मतलब क्या है कि टॉप यहां नहीं है, टॉप कहीं और है। जैसे इस केस में क्या है? टॉप देखो 9 पर होना चाहिए था, i इंटू एन बाई एम माइनस 1, 9 वैल्यू आएगा। अगर s2 के लिए लेते हैं, i इक्वल टू 2 के लिए अगर लेते हैं तो 9 आएगा वैल्यू, जबकि अभी टॉप कहां पर है? 14 पर है। मतलब क्या है? स्टैक फुल है, या फिर मान लो कहीं और ही रहे, यहां पर टॉप रहे, 12 पर रहे, ठीक है। तो यहां नहीं है, इसमें डेटा है, इसमें डेटा है। मान लो इस डेटा को हम पॉप कर लिए, इसको हम पॉप कर लिए, अभी प्रेजेंटली मेरा T2 है जो यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में पॉप का हम कोड लिख रहे हैं, क्या देखिए एक कंडीशन हम चेक कर लिए, कंडीशन फॉल्स हो गया तो इल्स पार्ट में गए। यहाँ क्या है? y इक्वल टू एस ऑफ टी आई, ठीक है, एस ऑफ टी आई क्या है? अभी टी T2 कहां पॉइंट कर रहा है? 12 पर। 12 में डेटा क्या है? c है, तो क्या करेंगे? y इक्वल टू c कर लिए पहले हम, y इक्वल टू एस ऑफ टी आई, मतलब इस एरे में टी आई पोजिशन में जो, मतलब क्या 12th पोजिशन में जो डेटा है उसको हम यहाँ स्टोर कर लिए, y इक्वल टू सी कर लिए। उसके बाद टी आई माइनस माइनस, मतलब क्या है? ये जब खत्म होगा तो टी आई को डिक्रीमेंट करेंगे। T2 यहाँ पॉइंट कर रहा था 12 को, अब कहाँ आ जाएगा? T2 अब यहाँ आ जाएगा 11 के पास में, यहां से हट गया, डिक्रीमेंट कर दिए बस इसको, ठीक है। डिक्रीमेंट कर टी आई माइनस माइनस कर दिए। अब क्या करना है? रिटर्न y, y में जो हम डेटा स्टोर किए हैं ये क्या करेगा? फंक्शन रिटर्न कर देगा पॉप करके, जिसको भी यूज करना है यूज करेगा। मतलब क्या? पॉप ऑपरेशन जिस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर में कॉल किया गया है उस फंक्शन को ये y इक्वल टू सी रिटर्न कर देगा डेटा को। अब वो पर्टिकुलर फंक्शन अपना कैसे यूज करना है, इस डेटा को अपना यूज करेगा, उसका काम है, ठीक है। ये बात समझ गए। लेकिन एक चीज ये सब करने में हम सीखे हैं क्या, कि जब एक स्टैक फुल हो जाता है, बाकी सब स्टैक खाली रहता है, बहुत सारा स्पेस खाली रहता है, बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है, बस एक फुल होता है, उस केस में भी हम लोग को ओवरफ्लो मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एरे नहीं हुआ, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हुआ अगर एरे की हेल्प से हम स्टैक को यूज कर रहे हैं। तो यही यहां लिखा है, इट इज नॉट इफिशिएंट एज इफ वन स्टैक इज फुल अदर एम्प्टी स्टिल गेटिंग एरर मैसेज। मतलब एक स्टैक फुल हो गया है, एक स्टैक फुल हो गया है और अदर एम्प्टी है, बहुत सारा स्टैक एम्प्टी है, उसके बावजूद हम लोग क्या मिला है? स्टिल गेटिंग एरर मैसेज एज स्टैक ओवरफ्लो, ऐसा मैसेज मिल रहा है। मतलब क्या करना है? इवन लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल, बहुत सारा स्पेस अवेलेबल है तब भी, सो डू इफिशिएंटली। अब इफिशिएंटली करने के लिए इसी काम को अगर इफिशिएंटली हम करना चाहें तो कैसे करेंगे भाई? तो ऐसा करेंगे, अभी 2 से ज्यादा स्टैक लिए थे ना, अब केवल 2 स्टैक हम लेते हैं, एक एरे में बस 2 ही स्टैक लेते हैं, देखते हैं इफिशिएंटली यूज होता है या नहीं। मतलब क्या? ऐसा इफिशिएंटली यूज करने का मीनिंग क्या होना चाहिए कि अगर एरे में स्पेस अवेलेबल है तो मेरा डेटा स्टोर होगा, बस सिंपल मीनिंग यही है। यहां पर क्या है कि स्पेस बाहर में अवेलेबल है और सब स्टैक में, लेकिन स्टोर नहीं कर पा रहे हैं,
हम क्या चाहते हैं कि अगर एरे में अवेलेबल रहे स्पेस तो मेरा डेटा भी स्टोर हो। अगर स्पेस नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेस अगर रहे तो मेरा डेटा स्टोर होना चाहिए। हम उस केस में जा रहे हैं, ठीक है। जो अगर अवेलेबल रहे स्पेस तो मेरा डेटा स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी।